पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, तभी वो बच्चा लेट बोल रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पे आजकल वर्किंग मदर्स हैं, वर्किंग फैमिलीज़ हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। 1 साल का बच्चा बहुत ज़िद्दी है जी, 2 साल का बच्चा, मैं उन सबको ये बोलता हूँ कि अगर ये 1 साल का बच्चा ज़िद्दी है तो 20 साल पे आपका क्या हाल होगा। कोई भी सिर्फ 1 महीने ओपन हो जाए तो 1 महीने से ऊपर नहीं रखना। अच्छा, एक बार सिरप ओपन कर दिया तो 1 मंथ से ऊपर नहीं रख सकते हम उसको। वो हमारे फ्रिज में ही 6-6 महीने पड़ी रहती है। यही मैं बता रहा हूँ, तो वो गलती है सर। है ना कि बच्चा मेरा चॉकलेट खा रहा है, चिप्स खा रहा है जी, उनको बोलता हूँ इसने पहली बार कब कैसे खाया, किसने ला के दिया उसको? पेरेंट्स वो बच्चा तो जा नहीं सकता ना जी। तो घर में से ही किसी ने ला के दिया। इनफैक्ट 1.5 साल पे का बच्चा भी या 2 साल का बच्चा भी अगर वो आज की डेट में भी कुछ जंक फूड खा रहा है या चॉकलेट खा रहा है या कुछ, या 4 साल का 5 साल का बच्चा, तो वो आप ही दे रहे हो उसको लाके। वॉकर्स यूज करने वाले बच्चे हैं ना, जी। यही बच्चे जब 1 साल पे या 1.5 साल पे डॉक्टर के पास आते हैं, बोलते हैं कि हमारा बच्चा चलता नहीं है, हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं, बैठ जाता है। उसकी गलती ही नहीं है जी। उसने आज तक ऐसे बैठ के वॉकर में पैर मारना सीखा है। तो जब आप उसको कहते हो चलो, वो बैठता है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास रहने वाला है पेरेंट्स के लिए। बच्चों की परवरिश से लेके उनके डाइट प्लान तक, न्यूक्लियर फैमिलीज के इम्पैक्ट से लेके सेंसिटिव पेरेंटिंग तक, आज हम डीप डिस्कशन, डीप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं डॉक्टर कपूर के साथ। बट सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर करें। पीडियाट्रिशियन, न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ कपूर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। नमस्कार। और सर कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। ऑल वेल? ऑल वेल। सो आज काफी टॉपिक्स है हमारे डिस्कस करने बिल्कुल, वाले में, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि पेरेंटिंग बहुत सेंसिटिव हो बिल्कुल, चुकी है बिल्कुल, आजकल। बिल्कुल। सो जो पेरेंट्स मोस्ट कॉमन थिंग्स आपके पास आजकल लेके आ रहे हैं, न्यू बॉर्न चाइल्ड से लेके ग्रोथ वाले चाइल्ड तक, वो क्या चीजें चल रही हैं? तो देखो, जैसे आपने बताया ना कि पेरेंटिंग बहुत चेंज हो गई है और बहुत सेंसिटिव हो गया है अब चाइल्ड को रियर करना, बच्चे को बड़ा करना। पहले ज़माने में लोगों के 5-5, 6-6 बच्चे भी होते थे और कभी कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आई। मतलब हमारे भी कजन्स हैं, आपके भी होंगे डेफिनेटली, तो ऐसा नहीं था। लेकिन आजकल एक बच्चे के साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना? बिल्कुल, तो ये बिल्कुल एक अच्छा एक वे है लोगों को बताने का कि ये क्या चेंज हो गया ऐसा। बिल्कुल। तो आई थिंक पेरेंटिंग जो ओवरऑल चेंज हुई है, उसमें जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि पैदा हुए बच्चे से लेके जब तक बच्चा बड़ा होता है, हम 14, 15, 18 साल तक की बात करें जी, तो जो कॉमन कंप्लेंट्स थी वो तो अभी भी सेम है। जो खांसी लगती थी, बुखार था, पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग्स हो गई, पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, कहीं गिर गए चोट लग गई, कहीं गिर गए चोट लग गई, तो ये कंप्लेंट्स तो शुरू से चलती आ रही हैं। ये कभी भी कोई मेजर कंसर्न नहीं था। जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो हैं बच्चों के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चे जो थे पहले टाइम से बोलते थे, टाइम से इंटरेक्शन होती थी, आजकल स्पीच डिलेज आनी शुरू हो गई हैं। रीजन बिहाइंड क्या है इन चीज़ों का? बहुत सारे कारण हैं। मतलब अगर हम बात करें तो खाली एक नहीं है, जिसमें से एक मेजर इम्पैक्ट कोविड की वजह से हुआ। जब हमारे दुनिया में कोविड फैला एकदम और लॉकडाउन लगा और बच्चों का सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो एक मेजर स्टेप था जिसने प्रमोट किया स्क्रीन्स को कहीं ना कहीं, कि बच्चों को घर बैठना पड़ा, बाहर जाना बहुत कम हो गया। और पिछले कुछ सालों में ऑल्दो ये चेंजेस आ ही रहे थे ग्रेजुअली, पर कोविड में ये सडनली बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो एक ट्रिगर मिल गया कि सब बच्चों को घर के अंदर ही रहना था, बाहर जा नहीं सकते थे, मजबूरी थी। और वो स्क्रीन के सामने बैठते बैठते, जैसे कहते हैं हम वर्चुअल ऑटिज्म, कि स्क्रीन के सामने बैठे बैठे आपकी जो खुद के बोलने की कैपेसिटी, सो जब तक आप बच्चा दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट नहीं करेगा या बड़ों से इंटरेक्ट नहीं करेगा या अपने घर में बड़ों बुजुर्गों से और लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, तब तक स्पीच नहीं आएगी। तो बहुत मेजर कारण है जो आजकल लोग हमारे पास या पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ये बोलते हुए कि बच्चा 1.5 साल का हो गया, बच्चा 2 साल का हो गया, लेकिन अभी तक पापा मम्मी भी नहीं बोलना शुरू किया। बिल्कुल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और आई थिंक कहीं ना कहीं सबको एक वो क्रेज होता है कि कब मेरा बच्चा पापा बोलेगा, कब मेरा बच्चा मम्मा बोलेगा, तो एक क्रेज होता है, लेकिन वो पापा मम्मा ही नहीं बोलते हैं। और आजकल जो स्पीच है ना वो ऐसी होती जा रही है कि अगर आप अब लोग जो बोलते हैं कि बच्चा समझ सब कुछ रहा है, जो अगर हम पूछते हैं कि लाइट कहाँ पर है तो बच्चा पॉइंट करता है कि वो लाइट है। लेकिन जब हम उसको पूछते हैं कि वो क्या है तो वो लाइट नहीं बोल पाता, उसको जवाब नहीं आता। यस, सो ये कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं बच्चे को स्टिमुलेट करने में कि वो बोले।
और उसका तरीका क्या है, हमें उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल। जैसे हम अपने लोगों को, अपने सारे पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है। जी। वो टाइम स्पेंड करते हम तो सब सुबह से लेकर रात तक आने वाला था। इसके पीछे यही रीजन तो नहीं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, तभी वो बच्चा लेट बोल रहा है? ये एक बहुत बड़ा रीजन है, जहाँ पे आजकल वर्किंग मदर्स हैं, वर्किंग फैमिलीज हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। तो जब न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, जहाँ पे दादा दादी शायद किसी और शहर में रहते हैं, माँ बाप किसी और शहर में रह रहे हैं, बच्चे अकेले हैं, नैनीज के साथ या मेड्स के साथ, आजकल क्रच में जाते हैं, नैनीज के साथ होते हैं, मेड्स के साथ होते हैं। जो एक पहले के टाइम में हम सब बड़े हुए हैं कि दादा दादी नाना नानी सब से मिलना जुलना, और घर में एक ही घर में चाचा जी भी रहते हैं, ताया जी भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, एक जो जॉइंट फैमिली जिसकी हम बात करते थे, वो जो एटमॉस्फेयर था ना, उसमें बच्चा जो बड़ा होता था उसका एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता था, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती थी अपनी फैमिली के प्रति। जो अपनी फैमिली के प्रति वो इमोशनल बॉन्डिंग थी, या जैसे कहते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थी कि मेरे फैमिली में कुछ भी हो गया तो हम लोग सब खड़े हो जाते थे। आज वो बच्चा अपने वही जब कोई बिजनेस शुरू करेगा तो क्या वो अपने एम्प्लॉइज के लिए भी उतना स्टैंड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वो सेंस ऑफ इमोशन है ही नहीं, इमोशंस कम हो जाएंगे, वो है ही नहीं, मिलना वर्तना कम हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो जो मिलना वर्तने वाली सिचुएशन थी वो नहीं है जी। तो वो कल को जब हमारी फ्यूचर जनरेशन बड़ी होगी तो यही जनरेशन अपनों के लिए नहीं खड़ी होगी शायद जी, क्योंकि जो हम पहले सोचते थे कि मेरा दोस्त मेरे लिए खड़ा होगा, मेरा रिश्तेदार, वो नहीं होगा, क्योंकि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ही नहीं है, अपनापन नहीं है। बिल्कुल। हमारे टाइम पर जो हमारे चाचा के बच्चे हैं, या जो आपके भी होंगे ताया जी, चाचा जी, मौसा जी, उनके जो बच्चे हैं, उनके साथ जो हमारा बॉन्ड है वर्सेस जो हमारे बच्चों का हमारे कजन्स के बच्चों के साथ बॉन्ड है, वो बहुत फर्क है जी आने वाले, क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि वो सेंस ऑफ इमोशनल बॉन्ड ही नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो पेरेंट्स को आजकल समझना चाहिए कि एक जॉइंट फैमिली होनी, घर में दादा दादी का होना, घर में बड़ों का होना, घर में कोई रिलेटिव्स का होना, उनके साथ अगर मिल सको तो जितनी जल्दी मिल सको, ऑफन मिल सको, साथ में मिलना जुलना, ये चीज़ें बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम बाहर भी जाते हैं, शादियों में देखते हैं, किसी फंक्शंस पे, गेट टुगेदर में, रेस्टोरेंट्स में देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ आए हैं, साथ में उनका बच्चा है और साथ में उनकी एक मेड है। ट्रू। और 24/7 तो चलो हमें नहीं पता, बट ड्यूरिंग दैट टाइम वो आया ही, वो मेड ही बच्चे को संभालती है, वही उसको सारा टैकल करती है, वो उसके साथ खेलती है। पेरेंट्स आर बिजी इन देयर नेटवर्किंग। ट्रू। तो मैं यही आज के पेरेंट्स को हमारी तरफ से और आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हम सबको बोलते हैं स्क्रीन यूज़ मत करो, फ़ोन यूज़ मत करो, पर मैं आपको लिख के देता हूँ कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, वहाँ पे मम्मी अपने फ़ोन पे होती हैं जी, फादर अपने फ़ोन पे होता है, और बच्चे को मेड दिख रही होती है, जैसे आपने बताया। जो एक मेड या एक हेल्प या एक नैनी जो है वो हमारी हेल्प के लिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको मत रखो या उनको एम्प्लॉय मत करो, वो आपकी हेल्प के लिए हैं जी, वो पेरेंट्स नहीं हैं बच्चे के। तो जो एज ए पेरेंट्स आपके फ़र्ज़ बनते हैं वो आपको डेफिनेटली पूरे करने चाहिए, और स्क्रीन से दूर भागिए प्लीज़। तो स्क्रीन बच्चों के लिए तो हानिकारक है ही है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम खुद अडल्ट्स 5-5, 6-6, 7-7 घंटे, इनफैक्ट मोर देन दैट, ये तो फ़ोन के ऊपर होते हैं। तो बाकी स्क्रीन्स, लैपटॉप, आईपैड्स को तो भूल जाओ। हमारा स्क्रीन टाइम जब आता है वीक के बाद रिपोर्ट आती है आईफोन पे, वो बताता है कि लास्ट वीक यू यूज्ड 7 आवर पर डे। और आप जब भी देखोगे ना, वो एक अगले हफ्ते में वो इंक्रीज ही होता है, इट हैज गॉन अप। तो ये मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ को वॉचफुल रहना है कि जब आप अपने बच्चे के साथ हैं, आप अपनी स्क्रीन्स को प्लीज रख दीजिए। उन स्क्रीन्स को बच्चे से, एक तो बच्चा उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। हम फिर कल को बच्चे को दोष देते हैं कि बच्चा टीवी देखता है, बच्चा फोन देखता है, उसकी आंखें खराब हो गई, और वो खाने पीने भी कम कर देता है व्हाइल यूजिंग फोन। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हम फिर बच्चों को दोष देने से पहले हम खुद को ठीक करें जी। हमें पहले अपने आप को ठीक करना है कि हम जब बच्चों के जब हम घर पहुंच गए हैं और हमारा जो ऑफिस का काम था या जो डेली रूटीन का काम था वो खत्म हो गया है जी, उसके बाद until unless it is an emergency, आपको अपने फोन स्क्रीन्स का इस्तेमाल बिल्कुल मिनिमम कर देना चाहिए। इनफैक्ट उनको जितना दूर रख सको, मैं तो कहता हूँ कमरे से बाहर रखो, बिल्कुल, सो दैट आपको एक वो जो मौका है ना बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का, वो मौका मिले कहीं ना कहीं। मुझे पता है कि सब लोग बिजी हैं, सब लोगों के काम है,
लेकिन देखो जो चीज़ इस काम की दौड़ में जो चीज़ हम गवा रहे हैं ना, वो हम कभी वापस नहीं ला पाएंगे। एक रिसेंटली जी एक रिसेंटली वाकया हुआ कपिल शर्मा शो में ना, कपिल शर्मा बता रहा था, कोई गेस्ट आए हुए थे तो उनको उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है उसकी जो मेड है जो उसको संभालती है वो किसी और स्टेट से है, वो बंगाल से है, तो वो उसकी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर गई। दैट मीन्स वो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है। ऐसे उसने बताया कि मैं शाहरुख भाई से मिला, शाहरुख भाई ने मेरे को बताया कि अब्राम को हमने ये पूछा, हमने उनको वो पूछा, और उसने जो आंसर दिया मेरे को, पापा जो बोला वो केरला की है उनकी मेड, तो उसने उसकी लैंग्वेज में बोला पापा। तो वो कहते हैं कि मैंने गौरी से कहा कि इसको पंजाबी हिंदी सिखाओ, ये कैसे बोल रहा है। तो मैं वही आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों के साथ शायद ये जनरेशन आने वाली जो 20 साल में होंगे, यही बच्चे जो हमने देखा ओवर पीरियड ऑफ टाइम कि जो आजकल की जनरेशन है, हम कहते हैं कि माँ बाप को नहीं पूछते है ना, और बड़े बड़े बुजुर्गों को नहीं पूछते, और न्यूक्लियर रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं फॉर द टाइम। पर एट द सेम हम इन सब चीज़ों के प्रो हैं। आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने करियर में आगे जाओ, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप कहीं भी हो दुनिया में, लेकिन आपके माँ बाप के प्रति, आपके घर बड़े बुजुर्गों के प्रति, आपके परिवार के प्रति जो एक बिलोंगिंगनेस या इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और वो आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले 10-20 साल में, 25 साल में जो अगली जनरेशन है वो बिल्कुल एक अलूफ रोबोट्स की तरह हो जाएंगे। हम लोग रोबोट्स, कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं, बस अपना काम करना है, काम करके वापस आना, तो देयर इज नो कनेक्ट। तो कनेक्ट बनाना है तो हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। और एक चीज़ पे और हम लोग गौर करेंगे कि स्क्रीन टाइम की जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि स्क्रीन टाइम होना कितना चाहिए। बच्चा जब 4-6 महीने का होने लगता है ना, तभी से फ़ोन दिखाना शुरू हो जाता है, फ़ोन पे ही खाना खिलाया जाता है, सारी जो कहना मनवाना है बच्चे से सब फ़ोन पे किया जाता है। फ़ोन देंगे तो वो ये काम कर देगा। ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत डेंजरस है। इट इज़ वेरी डेंजरस। हमें बच्चों को सामने स्क्रीन नहीं लेके जानी चाहिए। कोविड ने ज़रूर हमें एक प्रॉब्लम आई थी, उस दौरान हम सब लोगों ने सबने कहीं ना कहीं से वो किया, समहाउ कंपनसेट, सभी वर्चुअल हो गए। बट लेकिन अब की आज की डेट में इट इज़ बिल्कुल ये गलत है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं एक आपके माध्यम से जो कंपनीज, जो ऑफिसेस अभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को, इनफैक्ट यूएस की कंपनीज, बहुत सारी वेस्टर्न कंपनीज, इंडियन कंपनीज भी बहुत सारी, अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम का जो एक आजकल कल्चर शुरू हो गया है, बिल्कुल, कि हम घर बैठे हैं और हम लैपटॉप पे या स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, आने वाले टाइम में हम अपनी पीढ़ी को खराब करेंगे वर्क फ्रॉम होम। बिल्कुल। आप मेरे को बात बताओ कि आज हमारे दादाजी, हमारे जो नाना जी साइकिल चला के जाते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, वहां जाते थे, 4 लोगों से मिलते थे। मतलब हमने जोड़ के रख दिया एक सीट पर, हम 4 लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, एक इमोशनल कनेक्ट होता था, सोशलाइजेशन होती थी, हमारे को नई चीजें सीखने को मिलती थी। और वही चीज हम अपने बच्चों को कहाँ लेके जा रहे हैं कि आप एक कुर्सी पे बैठ जाओ, कंप्यूटर के सामने टिके रहो और कंप्यूटर से काम करो। सोशलाइजेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। जी, सोशलाइजेशन रात को 9 बजे के बाद शुरू होती है, बिल्कुल, जो कि आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले 9, 9:30 बजे आइडियल सो जाते थे लोग। 7 बजे से पहले 7:30 बजे खाना खा लिया, उसके बाद 9, 9:30 बजे तक लोग सो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आई एम रियली अगेंस्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम थिंग्स। इवन आई एम अगेंस्ट। मैंने अपनी कंपनी में ये स्ट्रिक्ट कर रखा है। अगर आज हमारे कोई हायरिंग भी होती है तो हमारे कोई पूछता है ना कि वर्क फ्रॉम होम है, हम कहते हैं टोटली प्रोहिबिटेड। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मेरे को, मतलब आपको भी आपकी तरफ से ये अपील होनी चाहिए, आई थिंक हम सबको, सब उन कंपनीज को, उन लोगों को, हम एम्प्लॉयज का फायदा नहीं कर रहे हैं। आई थिंक हमें कंसिडरेट होना है। अगर एक एम्प्लॉय किसी मजबूरी की वजह से ऑफिस में नहीं आ सकता जी, तो हमें उसकी हेल्प करनी है उस मजबूरी से निकलने के लिए जी। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक आदत ही डाल दें कि वो घर बैठ के सारा काम करे। लोग 2-2 साल से घर बैठ के काम कर रहे हैं जी जी जी। तो आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और आपको जो आपका फिजिकल वर्क है, जाके काम करना है और जाके वो जरूर होना चाहिए, ताकि घर बच्चे भी वही देखते हैं। जो बच्चा देख रहा है वही बच्चा आगे सीखेगा जी जी। अगर बच्चा देख रहा है कि मेरे फादर सुबह से लेके शाम तक एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो व्हाट विल ही लर्न? वो क्या सीखेगा वो? सो ये होगी हमारी बात कि आजकल अट्रैक्शन भी चाहिए, सोशलाइजेशन भी चाहिए। हमने मेड की भी बात करी, हमने न्यूक्लियर फैमिली की बात करी। तो एक
और टॉपिक जो बहुत ही हम भी ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं या और भी देखते हैं, सेंसिटिव पेरेंटिंग। डॉक्टर साहब, ये इतने सेंसिटिव पेरेंट्स क्यों हो गए? बच्चे ने खांसा, सीधे डॉक्टर को फोन लगा दिया। ये हमारे जमाने में तो हम भी बड़े हुए हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी हमको यहाँ तक पहुंचाया, बट इतनी सेंसिटिवनेस नहीं थी आज जो हो चुकी है। बिल्कुल। तो सेंसिटिवनेस मैं कहूँगा कि देखो, जिन जिन चीज़ों के प्रति होना चाहिए उन चीज़ों के प्रति शायद हम लोग नहीं फोन हैं, वाली बातें है ना। सो उनके प्रति हम नहीं हैं। तो जहाँ हमें सेंसिटिव होना चाहिए कि हमारे घर में बच्चा आ गया तो हम अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्क्रीन्स बंद कर देंगे, वो हम नहीं कर रहे, है ना। तो जहाँ पे हमें करना मतलब होना चाहिए सेंसिटिव, वहाँ नहीं है, और जिन चीज़ों में नहीं होना चाहिए उन चीज़ों में हम सेंसिटिव हैं। तो आई थिंक ये एक डिफरेंस आ गया है, और लोगों को अब ये लगने लगा है कि बिकॉज ऑफ फोन्स इजी अवेलेबिलिटी है, और खास तौर पे इंडिया में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ओवर द फोन इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल कंसल्टेशन है जी, तो जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है। तो आप देखोगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में व्हेन यू हैव टू मीट अ डॉक्टर, यू हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट, और 2-2 हफ्ते लगते हैं, 2 वीक्स की अपॉइंटमेंट है जी, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिजीज वायरल होती है, तब तक ठीक हो चुकी होती है। उतनी मेडिसिन आपको ओवर द काउंटर वहाँ मिलती हैं, जो कि एक सेफ मेडिसिन हैं जी, और वो आप ओवर द काउंटर लेके अपने बच्चे को दे सकते हैं जी। लेकिन इंडिया में वो नहीं है। इंडिया में इट इज़ वेरी, यू आर इजीली अवेलेबल। सो इजी अवेलेबिलिटी की वजह से आप हर एक छोटी चीज़ में आप फ़ोन उठा के और इमीडिएटली फ़ोन करना शुरू कर देते हो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें डॉक्टर्स, एज अ डॉक्टर्स, हमें भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जी, कि हम एक इमरजेंसी को डील करना इज़ डिफरेंट। कि अगर किसी को कुछ घर में इमरजेंसी हो गई है, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलनी कि आप कहाँ चले जाओ जी, या क्या कर सकते हो कि बच्चे को लाइफ की प्रॉब्लम, लाइफ रिस्क ना हो जी, वो डिफरेंट है। लेकिन उसी चीज़ को फ़ोन पे ट्रीट करना, मैं उस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। शायद जब हमने अपना करियर शुरू किया था उस टाइम पे नए नए जोश में, और कोविड के टाइम पे हम लोगों को भी वो आदत लग गई कि यू नो फ़ोन पे या वीडियो कंसल्टेशन करके हम वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकें। लेकिन कुछ स्पेशलिटीज़, जैसे ख़ास तौर पे बच्चों की स्पेशलिटी हो गई या आईसीयू की स्पेशलिटी हो गई, कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो फ़ोन पे मैनेज नहीं हो सकती। कोई हॉस्पिटल वर्चुअल नहीं ना हो सकता, नहीं हो सकता। अब एक बच्चा है जिसको खांसी है, ज़ुकाम है, कुछ और प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, जब तक आप उसको एग्जामिन नहीं करोगे, उसकी चेस्ट को नहीं सुनोगे, उसकी बच्चा क्या सिम्टम्स के साथ आ रहा है वो नहीं देखोगे, साइंस पिक नहीं करोगे, तब तक आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। घर पे आप एक इमरजेंसी क्या करना है ये बता सकते हैं, या नियरेस्ट कहाँ जाना है, किस हॉस्पिटल जाना है, वो गाइड कर सकते हैं जी, लेकिन फ़ोन पे नहीं हो सकता। तो आई थिंक सेंसिटिव पेरेंटिंग में वी हैव टू बी मोर केयरफुल। हमें लोगों को ये बताना है कि आप जहाँ सेंसिटिव होना चाहिए, यानी कि बच्चे के स्क्रीन को लेके इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे कॉमन वही है आज। बिल्कुल। लेस देन 1.5 साल, अगर 1.5 साल से छोटा बच्चा है तो उसका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 0 स्क्रीन टाइम, 0, यानी कि बिल्कुल किसी प्रकार की स्क्रीन नहीं देखेगा अपार्ट फ्रॉम वीडियो कॉल्स। और कई बार आपके कोई दूर रिश्तेदार बैठे हैं तो आप कोई वीडियो कॉल कर रहे हैं जी, वो भी आई वुड सजेस्ट कि बड़े स्क्रीन पे हो तो ज़्यादा बेटर है, दूर रख के हो, बड़े स्क्रीन पे हो तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको 18 मंथ्स तक, एटलीस्ट 1.5 साल तक 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, कोई स्क्रीन नहीं दिखानी बच्चे जी। 18 मंथ्स से 2 ईयर्स, यानी कि 6 महीने के उस 6 महीने का जो टाइम है, उसमें हम को व्यूइंग अलाउ करते हैं। को व्यूइंग मतलब पेरेंट्स साथ में बैठा है, बच्चा भी साथ में है, 15-20 मिनट के लिए आप अगर को व्यूइंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कंटेंट देख के बच्चे उसको इमिटेट करते हैं, दिखा क्या रहे हैं वो आदत अडॉप्ट करेगा, बिल्कुल वही उसी को कॉपी करते हैं बच्चे। तो जो वो देखेंगे वही कॉपी करेंगे। अगर उनके कार्टून में या उनके जो वीडियो है उसमें वो दिखा रहे हैं कि एक बच्चा जिद कर रहा है और उसकी मम्मी उसको जिद करने पे एक लॉलीपॉप लेके दे रही है जी, तो वो बच्चा एग्जैक्टली वही करेगा आपके साथ। तो वो कंटेंट क्या है उस वीडियो का या उस व्यूइंग टाइम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट हमेशा एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सिमिलरली 2 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों को अब मैक्सिमम 1 घंटा स्क्रीन टाइम जो है वो अलाउ कर सकते हैं 24 आवर्स में। एंड अबव 2 ईयर्स टिल अडल्ट्स 2 घंटा। तो एज अडल्ट्स हमें भी 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन नहीं देखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप भी मैरिड हो, आपके भी बच्चे हैं जी, सो हाउ यू डील विद देम ऑन स्क्रीन टाइम? सी, सो एग्जैक्टली,
जो आप बता, जैसे हमने बोला कि सेंसिटिव पेरेंटिंग, तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में हैं, मेरे पापा मम्मी साथ में हैं, जी तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जब बच्चा क्रैंकी होता है या रोना शुरू करता है, जी तो पहला जो इंस्टिंक्ट है ना वो ये होता है इसको टीवी लगा दो। बिल्कुल ये पहला common इंस्टिंक्ट है। जी उनको, मुझे भी बहुत मुशक्कत हुई या बहुत टाइम लगा उनको समझाने में या मोटिवेट करने में कि स्क्रीन टाइम हमें इसको नहीं देना है बच्चे को। जी जी तो हमने एज अ बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ हमने उस बच्चे को कभी भी स्क्रीन टाइम, क्योंकि वो कोविड में बच्चे पैदा हुआ था, जी तो हमें उनको डेफिनेटली वीडियो कॉल्स और ये सब तो करवानी पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नाना नानी दूर रहते हैं, जी या जो आउट ऑफ कंट्री लोग रहते हैं उनके साथ डेफिनेटली वीडियो कॉल्स हुआ है। जी लेकिन अगर हम बात करें कि हमने उसको टीवी के साथ एसोसिएट किया या स्क्रीन के साथ एसोसिएट किया, ऐसा हमने नहीं किया। जी 2 साल तक ज़ीरो, एंड till 5 years it was not more than 30 to 40 minutes in a day, जी and the content used to be decided by myself or my wife, she is also a doctor। तो हम लोग कंटेंट डिसाइड करके बताते थे कि अगर इसको दिखाना भी है तो यही दिखाना है, इसके अलावा नहीं दिखाना है कुछ। आपने वो स्ट्रिक्ट कर दिया। बिल्कुल। तो वो कंटेंट जो था वो बहुत 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 देखा हुआ था, सॉफ्ट कंटेंट था, और बच्चों को कहीं ना कहीं डरे ना उस चीज़ से, उस चीज़ से कुछ नेगेटिव थॉट्स ना दिमाग में आने शुरू हो जाएं। तो इट यूज टू बी वेरी सॉफ्ट एंड लाइट कंटेंट। एंड आपको उसका रिजल्ट क्या मिला पॉजिटिव? आज की डेट में माई चाइल्ड जो है वो, शी इज़ नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ स्क्रीन्स। डेफिनेटली कहीं ना कहीं हर बच्चे को होता है कि मुझे कार्टून देखना है या मुझे कुछ देखना है, बट वो कंटेंट उसका डिफाइंड है कि वो क्या कंटेंट देखेगी। और मुझे नहीं लगता कि हम आज तक उसको हमने ये बोला है कि तुम टीवी देख के खाना खाओ या ऐसा कुछ करो। तो हमने ये ऐसी वाली सिचुएशन में कभी भी नहीं आए हैं जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं, जी उसी टेबल पे वो बैठ के खाना खाती है। परफेक्ट परफेक्ट। एंड जो स्क्रीन टाइम है उसको फूड के साथ एसोसिएशन जितना मैक्सिमम हो सकता है हमने किया है। कभी कभार डेफिनेटली यू टेंड टू गिव बी अ लिटिल, कभी कभी रिलैक्स करना पड़ता है क्योंकि बच्चा कभी बहुत ही ज़्यादा टैंट्रम थ्रो कर रहा है या बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। बट अभी क्योंकि बिकॉज शी इज़ ओल्ड, अब तो बड़ी हो गई है, तो अब ऐसा सिचुएशन नहीं है कि हम उसको। एंड द गुड पार्ट ऑफ मुझे जो लगा कि हमने किया वॉज कि शी इज़ नॉट जिद्दी जी, एक कहते हैं ना stubborn कि नहीं है। हाँ बच्चा बड़ा जिद्दी है जी। तो आप आजकल ओपीडी में बैठ जाओ और आप एक 9 महीने छोड़ो सर, 6 महीने के बच्चे को घर वाले आते हैं, हमने उनको बोलते हैं कि जी ये जिद करता है जी, वो तो बोलता ही नहीं है, वो तो जिद कैसे करेगा? ये तो जी ये नहीं करने देता, ये तो हमें ऐसे नहीं करने परसेप्शन उन्होंने बना ली। देता। 1 साल का बच्चा बहुत जिद्दी है जी, 2 साल का बच्चा, मैं उन सबको ये बोलता हूँ कि अगर ये 1 साल का बच्चा जिद्दी है तो 20 साल पे आपका क्या हाल होगा। जो किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। तो जो बच्चा 1 साल पे आपकी बात नहीं मान रहा जी 20 साल पे कैसे मानेगा? तो आपकी इसमें प्रॉब्लम बच्चे की तो है ही नहीं, जी जी प्रॉब्लम पेरेंटिंग की है। परवरिश प्रॉब्लम पेरेंटिंग की है। अगर आपका बच्चा 1 साल पे आपका कहना नहीं मान रहा या 2 साल पे कहना नहीं मान रहा तो 20 साल पे कैसे मानेगा? जी और उस टाइम पे हम लोग कहीं ना कहीं बच्चे को दोष देते हैं कि हमारा बच्चा जो है वैसा निकला, हमारे बच्चे ने ये किया, क्योंकि आपने उसको वैसा बनाया वैसा बन गया जी जैसा आपने उसको बनाया वैसा बन गया बच्चा। तो मुझे लगता है ये सेंसिटिव पेरेंटिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें जहाँ सेंसिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स स्क्रीन, टुवर्ड्स हमारा टाइम, हम कितना बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हैं एज पेरेंट्स, हम कितना उसको सोशली इमोशनली उसको हम कितना ग्रोथ दे रहे हैं, कितनी इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आजकल बच्चों को ज़रा सा इधर उधर जाए तो मम्मी पीछे पीछे भागती है उसके, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, और सेंसिटिव बना रहे हैं। फिर मिट्टी में नहीं खेलना, ये तो खेलना चाहिए। हाँ, ग्राउंड में नहीं जाना, पार्क में नहीं जाना, ये कॉमन चीज़ें हैं सर आज। तो अगर आप देखो मदर्स ही नहीं चाहती हैं, अगर एक बच्चा खाना खा रहा है, उसने खाना खाते हुए अपने कपड़ों पे लगा दिया, मुंह पे पूरा लगा दिया या गिरा दिया, हम उसको उल्टा उस चीज़ से खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि ये तो सारा खाना गिरा दिया, खाया ही नहीं, वेस्ट हो गया। तो आई थिंक मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि बच्चों को करने दो, खुल के जीने दो, बच्चों का बचपना उनसे मत छीनो जी। तो अगर कोई पेंटिंग कर रहा है और उसने दीवारें खराब नहीं की जी, तो वो बच्चा ही नहीं है, वो पिकासो भी नहीं बनेगा। हाँ, तो आपको उस बच्चे को दीवारें खराब करने दो जी। उस बच्चे को जो उसका एक नेचुरल बचपन है जी, उसको वो जीने दो। दैट मीन्स आजकल वो नेचुरल बचपन बिल्कुल वर्चुअलिटी में बिल्कुल हम उसको एज पर बुक करना चाहते हैं कि अगर और सबसे बड़ा कारण है गूगल, बहुत सारे सोशल मीडियाज, बहुत सारी ऐसी चीजें जहाँ पे हमें एक ना जैसे कहते हैं ना कि एक गाइडलाइन मिल गई और हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को उसमें फिट कर दें। पेरेंट्स तो खुद चाहते हैं हमारे बच्चे इन्फ्लुएंसर बने। बिल्कुल, तो वो
ना बेसिकली हम अपने बच्चे को उस गाइडलाइन के अंडर फिट करने की कोशिश करते हैं। हम उसको उसकी नेचुरल वे से ग्रो नहीं होने देते। हम चाहते हैं कि क्योंकि ऐसा हमने सुना है या ऐसा पढ़ा है तो ऐसा ही करेगा तू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसको बच्चे को 1 साल के 2 साल के बच्चे को एक्सप्लोर करने दो। और ये भी बात है, आजकल इन्होंने सभी ने गूगल को डॉक्टर समझ लिया है। बिल्कुल, जो गूगल बाबा ने बताया वो सही है। वो तो खैर है। देखो इसमें आई थिंक गूगल की गलती नहीं है, बट हम लोगों की खुद की गलती है कि हम लोग इंस्टेड ऑफ कि हम एक्चुअली किसी को दिखाएं, हम जाके चेक कराएं। हर चीज़ पहली जो होती है वो एक हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पहले सर्च करने की कोशिश करते हैं। बट जो इसमें सबसे दुखद बात है वो ये है कि हमने मेडिकल साइंस को जो है ना वो गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया है। ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, और हुई भी होंगी। हम डेफिनेटली केस सामने नहीं आए। डेफिनेटली हुई होंगी। कुछ केसेस तो हम लोग भी देखते हैं, और शायद लाइफ थ्रेटनिंग तक नहीं, बट नियर लाइफ थ्रेटनिंग तो पहुंच जाती हैं चीज़ें। जी। और दूसरा है कि बहुत सारे लोग वेट ही नहीं करते हैं, वो इमीडिएटली। और जब गूगल पे आपने देखा 4 चीज़ें आपको पता लगी, उसमें शायद कुछ दवाइयाँ भी होंगी, तो वो दवाइयाँ ओवर द काउंटर इजीली मिल जाती हैं। जी। तो हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, जो हमारे केमिस्ट हैं, बहुत इजीली आपको जो भी आप दवाई मांगो बहुत इजीली मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम कुछ दवाइयाँ जो गवर्नमेंट ने या सरकार ने बैन लगाया हुआ है कि ये बिना आप प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते। उसके अलावा आई थिंक ऑलमोस्ट कोई दवाई आप ले लो। फिर तो केमिस्ट डॉक्टर से बड़ा हो गया। यही तो मेन प्रॉब्लम है कि क्योंकि वो मिल जाती है इजीली दवाइयाँ, तो लोग गूगल पे सर्च करते हैं, उसमें 4 चीज़ें पता लगती हैं, और वो उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे जो केमिस्ट हैं या जो फार्मासिस्ट हैं वो इजीली दे देते हैं। वो ये गलत है। मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट को इस चीज़ को रेगुलेट करना चाहिए, और इस पर कुछ ना कुछ चेक ज़रूर होना चाहिए कि जितनी चाहे जैसे भी करें, मे बी शायद जितनी आप दवाई दे रहे हो वर्सेस जितनी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आई है, या फिर जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आए उसको किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया जाए। जी, ये एक अच्छा आइडिया है कि अगर किसी ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया है दवाई का, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना दी जाए, और अगर किसी का प्रिस्क्रिप्शन है उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के उस पर अपलोड किया जाए, फिर दवाई को इशू किया जाए। जी। तो अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो जो मिस यूज ऑफ मेडिसिन है स्पेशली बच्चों में, आप देखो कफ सिरप्स बच्चों में बैन है टोटली। कफ सिरप बिल्कुल। 2 साल से नीचे तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बट छोटे छोटे बच्चों को कफ सिरप देते हुए हमने देखा है। मैं वही बता रहा हूँ सर। तो वो जो कफ सिरप दिए जाते हैं बच्चों को, वो बैन है, हमें नहीं देना, वो सेफ नहीं है बच्चों के लिए। तो 2 साल से नीचे बच्चे को कफ सिरप नहीं देना चाहिए, 1 थिंग। सेकेंड थिंग, 2 साल से ऊपर भी अगर आप दे रहे हैं तो उसमें भी डोजेज कितनी जाएगी, कौन सा देंगे। ऐसा नहीं है कि आमतौर पे जो हमारे को जो हम देखते हैं ना, लोग क्या करते हैं, बड़ों की दवाई ली जी, उसको आधा करके बच्चे को दे दिया, हाफ डोज दे दी। तो वो मतलब हम सबको समझाते हैं कि बेबीज आर नॉट स्मॉल एडल्ट्स। ये चीज समझ नहीं है। ये स्मॉल यस, सो दे आर नॉट स्मॉल एडल्ट्स। ये छोटे बच्चे नहीं है, मतलब बड़े बड़े छोटे मिनिएचर एडल्ट फॉर्म नहीं है। जी, तो इनकी जो मैच्योरिटी ऑर्गन्स की है, इनका जो ग्रोथ होनी है, अभी ब्रेन डेवलप होनी है, इन सब पे अगर कोई ना कोई साइड इफेक्ट आया तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलनी बच्चों के केसेस में, बड़ों, मुझे लगता है सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि आप देखो किसी भी वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जाओ जी, आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया से लोग जब बाहर जाते हैं ना, तो अपने जो भी डॉक्टर होंगे उनको बोल के जाते हैं हमें सर दवाइयाँ लिख के दे दो, इमरजेंसी दवाइयाँ, कि वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती। यहाँ से लेके भी जाते हैं, यहाँ से लेके जाते दवाइयाँ, प्रिस्क्राइब करवा के लेके जाते हैं जी। सो विच मीन्स कि वहाँ पे आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलती। तो हमारी कंट्री में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, है ना? हमारी कंट्री में भी होना चाहिए ये कि, और दैट विल एक्चुअली लोगों को समझ में आएगा कि कितना ज़रूरी है एक बार डॉक्टर के पास जाना। क्योंकि यही आप वेस्टर्न कंट्री में या किसी बाहर के देश में आपको किसी डॉक्टर से मिलना है या स्पेशलिस्ट से मिलना है, तो आपको एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको एक कुछ वेटिंग पीरियड होता है, और आप इजी तभी जाके आप मिलते हो और उनकी प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, फिर आप दवाई लेते हो, और फिर आप, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर से मिलने से पहले लोग केमिस्ट से या फार्मेसी से दवाई ले चुके होते हैं। यहाँ पे तो वही आपके वाली बात ही मैं सेम करने जा रहा हूँ कि मैं जाऊँ केमिस्ट की शॉप पे, मैं कहूँ मेरा गला खराब है, मेरा बदन में दर्द है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मिल जाएगी आपको दवाई। 5 गोलियां उसी वक्त दे देगा। बिल्कुल मिल जाएगी। ट्वाइस अ डे, वंस अ डे, ये डे। आप साथ में बोलो कि हमारे घर में सबको ये प्रॉब्लम हो रखी है और बच्चे को भी हो रखी है, तो वो आपको साथ में 2 शीशियां भी पकड़ा देंगे कि ये दवाई आप अपने बच्चे को भी पिला देना, इसमें 1-1 चम्मच पिला देना। दैट मीन्स मनी अबव हेल्थ।
डेफिनेटली मनी तो नहीं मैं कहूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है, लोगों को नहीं पता। देखो अगर फिर केमिस्ट की गलती नहीं, फिर हमारी गलती। देखो केमिस्ट की गलती तो है, बट आपको भी तो सेम टाइम पे देखो, क्राइम करना और सहना दोनों गलत है, दोनों गलत है। तो अगर हम जैसे करप्शन की बात करते हैं या हम कहते हैं कि पैसे लेने देने की बात होती है, तो करप्शन करना, देना पैसे या लेना दोनों गलत है। तो इट इज, तो दोनों की गलती है इसमें। और इस टर्म में भी ये दोनों चीजें गलत दोनों गलत हैं। आप एज ए कंज्यूमर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं बिना अपने बच्चे को कहीं चेक करवा के किसी स्पेशलिस्ट को बिना दिखाए मैं नहीं दवाई लूंगा जी। और दूसरी बात, अगर जो दे रहा है उसको भी ये बोलना चाहिए कि ऐसा है कि जी मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मेरा काम है जो मेरे पर बोला जाएगा मैं वो दवाई दूंगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, हमें इन दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करके चलना है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की अगर गाइडलाइंस होंगी इसके ऊपर और कुछ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स होंगी जी, तो डेफिनेटली चीज़ें फॉलो की जाएंगी। क्योंकि जब तक आप स्ट्रिक्टनेस नहीं करोगे, आप पनिशमेंट्स नहीं रखोगे स्ट्रिक्ट, तब तक लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं उस चीज़ को लेके। तो हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि हम ऐसे इजीली ना किसी को मेडिसिन, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, कुछ ऐसी मेडिसिन, देखो ओवर द काउंटर बाहर की कंट्रीज में भी कुछ मेडिसिन मिलती हैं जी फॉर योर इमरजेंसी यूज, वो हर जगह अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। पैरासीटामोल हो गई, है ना, डोलो हो गई, डिस्प्रिन हो गई, मतलब बेसिक चीजें है ना। तो कुछ छोटा मोटा कोल्ड की कुछ नेजल ड्रॉप्स हो गई जी, ऐसी जो चीजें जो आपको शायद हार्मफुल ना कर सकें, लेकिन सर्टेन मेडिसिन जो कहीं ना कहीं जिनके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं, वो मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के, एंटीबायोटिक्स एक बहुत बड़ी चीज है सर। तो इतना ओवर यूज या मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है, और बच्चों में 90% ऑफ द टाइम जो इन्फेक्शंस होती हैं वो वायरल होती हैं। ओके तो जो ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, इसने 5 से 7 दिन लगाने ही लगाने हैं, अपना जोर दिखाएगा या पहले पूरा। तो वो अगर आप उसको पहले दिन ही एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, वो आप क्राइम कर रहे हो। तो एक तो एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी जी। यही बच्चा जब आज से 10 साल बाद, बच्चा छोड़ो, हमारी जो पीढ़ी है आने वाली 10 साल 20 साल 25 साल बाद, हमारे पास दवाइयाँ खत्म होती जा रही हैं। हम जो आईसीयू में दवाइयाँ यूज कर रहे हैं वो हाई एंड एंटीबायोटिक्स पे पहुंच गए हम, जो कि आज से 20 साल पहले वो दवाइयों का यूज नहीं होता था। इतनी स्ट्रॉन्ग डोज कर दी है। डोज नहीं सर, जो एंटीबायोटिक है वो इतनी स्ट्रॉन्ग या इतनी हायर एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि लोअर वाली एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं कर रही हैं। मतलब हमने अपनी बॉडी को ऐसे डाल लिया है, क्योंकि हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। हम उन चीजों को जहां पे नहीं भी जरूरत है वहां भी यूज कर रहे हैं। कुछ भी हुआ एंटीबायोटिक्स खाली। और आप ये बात मानो कि पेरेंट्स खुद आके हमें बोलते हैं कि सर एंटीबायोटिक लिख दो, और अगर आप बोल रहे हो ना कि नहीं 3 दिन अभी जरूरत नहीं है, अभी वेट करो 3 दिन, तो आपने तो भेज दिया जी, लेकिन 1-2 दिन में अगर वो नहीं कम होती सिम्टम्स या साइंस, तो कहीं ना कहीं से वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से एंटीबायोटिक शुरू हो जाती है अपने आप। तो जो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास पेशेंट आते हैं, चाहे आप जितना भी समझा दो, वो विद एंटीबायोटिक आते हैं। किसी और से कंसल्ट कर लिया, या तो कहीं और से, या फिर फार्मासिस्ट से, या कोई पुरानी दवाई पड़ी थी वो दे दी कि पिछली बार ये दी थी। और ये बहुत कॉमन है सर बच्चों में, कि ये मैं सारे पेरेंट्स को अपील करता हूँ कि पिछली बार जो हुआ था वो शायद ये दवाई दी थी, इस बार भी हमने वही दे दी। क्या पता पिछली बार से इस बार ज्यादा सिम्टम स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा डेंजरस है, वो फिर कंपैरिजन होता रहेगा दवाइयों में ही। बिल्कुल, ये थोड़ी कि जो पिछली बार दवाई दी थी वो इस बार भी यूज होगी। बिल्कुल, तो वो नहीं होगी। दैट मीन्स ये भी अगेंस्ट द लॉ है। बिल्कुल। तो ये चीजें, दवाइयों की स्टोरेज कैसे करनी है, डॉक्टर हर कोई बनना चाहता है, तो दवाइयों की स्टोरेज कैसे करनी है। लोगों ने 6-6 महीने पुराने सिरप खोल के रखे हुए हैं, वो तब एक दिन यूज किया था और 6 महीने बाद भी कुछ हो रहा है, तो वही सिरप बच्चे को पिला रहे हैं। हमें बहुत बार कहना पड़ता है कि कोई भी सिरप 1 महीने ओपन हो जाए तो 1 महीने से ऊपर नहीं रखना। अच्छा, एक बार सिरप ओपन कर दिया तो 1 मंथ से ऊपर नहीं रख सकते हम उसको, वो हमारे फ्रिज में ही 6-6 महीने पड़ी रहती है। यही मैं बता रहा हूँ, तो वो गलती है सर। वो अगर दैट मींस 1 महीने के बाद थ्रो कर दी जाए, 1 महीने के बाद वो मेडिसिन को आपको डिस्कार्ड करना है जी, क्योंकि उसकी जो पोटेंसी है, यहाँ जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जब वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आ जाती है दवाई, तो उसकी हमें एक्सपायरी डेट के हिसाब से नहीं चलना होता। हम चलते एक्सपायरी डेट के हिसाब से, जब तक शीशी या बॉटल या दवाई सील्ड है जी, तब तक एक्सपायरी डेट ठीक है। जब वो खुल गई तो वो हवा के कांटेक्ट में आ गई, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गई, तो उस पॉइंट पे हम एक्सपायरी डेट को फॉलो नहीं कर सकते। उस पॉइंट पे हमें 1 मंथ इज द मैक्सिमम टाइम, जब आप उसको शेल्फ लाइफ जिसे हम कहते हैं, 1 मंथ खुलने के बाद उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी दवाई को। एंटीबायोटिक्स को तो 1 मंथ भी नहीं रख सकते।
तो आप जो सिंपल बुखार के सिरप्स हैं या जी। कुछ ऐसे सिरप्स हैं जो रूटीन में यूज़ होते हैं जी। उनको तो रख सकते हो, लेकिन जो ये एंटीबायोटिक्स होती हैं या ऐसी कोई दवाइयाँ वो उनको आप 1 मंथ भी नहीं रख सकते। वो तो 5-7 डेज में जब जितना कोर्स होता है जी। उतना कोर्स खत्म करके ही हमें उसको डिस्कार्ड कर देना। दैट मीन्स हर दवाई की, हर सिरप की एक लाइफ है, उस लाइफ के अकॉर्डिंगली ही उसे यूज करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना हो कि पिछली बार डॉक्टर साहब ने ये लिख के दी थी, इस बार भी same यही कर- चलेगी। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। और वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी को हार्म करेगी। आपके बच्चे जो बड़े हो जाएंगे यही दवाइयाँ उन पे असर फिर नहीं कहते थे करेंगी, ये दवाई मेरी बॉडी को सूट नहीं करती या इससे तो मेरा बुखार ही नहीं उतरता। जी। आजकल ये बहुत कॉमन है। आप वही पैरासीटामोल जो है आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले सबका बुखार उतार रही थी, आज नहीं है। लेकिन आज अगर आप पूछो तो 90% ऑफ द पेशेंट के पेरेंट्स कहते हैं कि पैरासीटामोल से बुखार ही नहीं हमने अपनी उतरता। बॉडी का बार रेस कर दिया। तो हमें उसको इतना ओवर यूज या मिस यूज किया और इतना इजीली अवेलेबल हो गई वो चीज़ें कि हमने उसको प्रॉपरली यूज नहीं किया, मिस यूज किया, ओवर यूज किया। बहुत सारी कंट्रीज में मैंने सुना पैरासीटामोल भी बैन है। नहीं, आपको आइडियली तो हर चीज़ बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलनी चाहिए, बट कुछ चीज़ें कभी इमरजेंसी के लिए, अगर आप ऐसी जगह फंस गए हैं या ऐसे टाइम पे फंस गए हैं जहाँ आप इमीडिएटली शायद मेडिकल हेल्प नहीं ले सकते और प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक है। अब अगर मुझे फीवर हुआ है तो मुझे पता है कि मुझे फीवर जो है उसको डाउन करने के लिए पैरासीटामोल खानी है। वो फीवर क्यों हुआ है वो डॉक्टर का काम है। बट ये पैरासीटामोल हर केमिस्ट शॉप की एक कैंडी नहीं बन गई? आप कह लो कि आजकल तो ओवर द काउंटर इजीली अवेलेबल है, आप किसी से कभी मर्जी कहीं भी ले लो। पैरासीटामोल तो बड़ी इजीली अवेलेबल है, कुछ लिमिट तक सेफ है जी। लेकिन अगर ओवर यूज की जाए तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। वो कितनी खानी है, कितनी डोज में खानी है, वो सब आई थिंक आप इमरजेंसी के लिए एक पिल ले सकते हैं जी, लेकिन उसको बिना किसी की सलाह लिए आगे कैरी ऑन करना वो मुझे ठीक नहीं लगता। डॉक्टर साहब अब आते हैं हम डाइट पे। बच्चों की डाइट बहुत बड़ा टॉपिक है आजकल। फॉर एग्जांपल न्यूबॉर्न बेबी से लेके 6 मंथ तक क्या डाइट चाहिए, ये क्या चल रहा है देखो आजकल? ये डाइट वाला टॉपिक जो है ना, ये इतना टची टॉपिक है और इतना इसे कहते हैं ना, हर एक को इसके बारे में जानना है। जी, जानना सबको है जी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना तो फॉलो किसी को नहीं करना है। जी, जी, जी। जानने के लिए सबको जानना है। शायद हमारे भी व्यूअर्स जो हैं वो सब सुनेंगे लेकिन कितने लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो मुझे नहीं पता। बिल्कुल। 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, यानी कि जो माँ का दूध है जी, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। 6 मंथ तक बिल्कुल। फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ जब बच्चा पैदा हुआ मदर का फीडिंग देना चाहिए जी। इसी के साथ एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक आता है ब्रेस्ट फीडिंग यानी माँ का दूध वर्सेस फॉर्मूला मिल्क, यानी जो दूध के डब्बे पैकेट मिलते हैं। जी, जी। तो आप ये बात समझो कि आजकल लोग खुद ही जाके बिना किसी की सलाह के फार्मेसी शॉप से किसी भी दुकान से हम जब बच्चे को पैदा होता है उसको डिस्चार्ज करते हैं सब कुछ समझा के भेजते हैं कि माँ का दूध पिलाना है, ये करना है, ऐसे जी। बट कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं अपने आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस होता है जो पुराने टाइम में थॉट्स थे। जी। तो लोग जो थोड़ा सा अफोर्ड कर सकता है वो फॉर्मूला मिल्क ले आता है, जी। जो नहीं कर सकता वो पैकेट का दूध या गाय का दूध या ऐसी चीज़ें जी स्टार्ट कर देते हैं। और वो तो शायद डेयरी मिल्क नहीं तो देना नहीं है, चाहिए। नहीं देना है। तो हमें यही चीज़ समझनी है कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। जितना हो सके फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में माँ का दूध पिलाइए। जो फॉर्मूला मिल्क बना है या जो डब्बे वाला दूध बना है जिसे हम कहते हैं, डेफिनेटली वो हमारे लिए एक सपोर्ट के लिए बना है जी, एक कारण से बना है जी। जहाँ पे मजबूरी होगी, जहाँ पे आपके चिकित्सक को या डॉक्टर को लगेगा अल्टरनेट है वो, यस कि वाकई में ज़रूरत है, सिर्फ तभी यूज़ कीजिए। जी। उसको एक ऐसा मत बना दीजिए कि मैंने अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चों को बोतल लगा दी। जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। हाँ जी। तो क्या करेंगे कि छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं लेकिन मदर्स वर्किंग है, तो उनको क्या सलाह दी जाती है उनके आसपास से कि अपना दूध पिलाते रहो लेकिन दिन में 2-3 बार थोड़ा बोतल लगा दिया करो, नहीं तो आदत नहीं पड़ेगी आगे जाके। ये कहते हैं लोग, नहीं तो आदत नहीं पड़ेगी, जब आपने कल ऑफिस जाना है तो ये बच्चा दूध नहीं पिएगा फिर बोतल से, तो फिर आप अभी से थोड़ी थोड़ी आदत डाल दो उसको। लेकिन मैं आपको बताऊं ये हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं ना कि एक बच्चे को उसकी माँ का दूध ना देके हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। और यही बच्चे को जो माँ के इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मिल्क के मिलने हैं उससे वंचित रह जाएगा। जी। ये बच्चा 1 बार 2 बार, शुरुआत क्या होती है कि आपने 2 बार शुरू किया या 1 बार शुरू किया, लेकिन वो आदत ऐसी बच्चे को डेवलप होती जाती है कि विद इन 1 मंथ 1-1.5 महीने के अंदर अंदर मदर का फीडिंग बिल्कुल बंद हो जाता है जी। टोटली बच्चा जो है बोतल वाले दूध पे, डब्बे वाले पे या बोतल वाले दूध पे आ जाता है।
वो चाहे उसमें माँ का पिलाएं या डब्बे वाला पिलाएं, बच्चा माँ के छाती से दूध पीना बंद कर देता है क्योंकि वो आदत चली जाती है जी। क्योंकि बोतल से दूध पीना आसान है जी। और वो आसान काम करना हम सबको अच्छा लगता है, तो बच्चे को भी अच्छा लगता है कि मैं बोतल से दूध पी रहा हूँ, फ्लो अच्छा आ रहा है जी। जब बहुत तेजी से दूध पी रहा है, माँ का दूध वो पीना नहीं चाहता क्योंकि उसमें मेहनत लगती है। जी बिल्कुल। तो मेहनत से हम सब भागते हैं, तो बच्चा भी भागता है। बिल्कुल। लेकिन हम जो है ना उसको एक बहुत ही मेजर जो उसकी एडवांटेज दी है भगवान ने कि वो पूरी लाइफ अपनी एक डिजीज के बिना निकाले। ब्रेस्ट मिल्क से इतनी सारी चीज़ें बच जाती हैं। माँ को तो फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने के, जैसे माँ के वेट लॉस होता है, प्रेगनेंसी में जो वेट गेन हुआ वो कम हो जाता है ब्रेस्ट फीडिंग से। बिल्कुल। माँ के जो ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट है वो बेटर हो जाती है, शेपिंग बेटर हो जाती है। माँ का ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस कम हो जाते हैं। ओके। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है बिल्कुल, तो बच्चे कैंसर, बच्चे के बेनिफिट्स कितने सारे हैं। बच्चे को माँ के गुण के ब्रेस्ट फीडिंग के सारे तत्व मिल रहे हैं, उसको इम्यूनिटी मिल रही है, उसको बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिल रही है। वही बच्चा बड़े होके ओबेसिटी यानी कि मोटापा जी, वही बच्चा बड़े होके कैंसर्स, वही बच्चा बड़े होके हाइपरटेंशन, डायबिटीज, जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जी, इनसे इतनी प्रोटेक्शन मिलती है माँ के दूध से कि आप पूछो मत। मतलब ये अगर हम नहीं कर रहे हैं ना तो आप समझो कि हमने नींव ही गलत रख दी बच्चे की। ओके, फाउंडेशन ही गलत है। अगर आपने बॉटल फीडिंग या फॉर्मूला फीड शुरू कर दिया तो आपकी फाउंडेशन ही गलत हो गई जी। तो अगर आपकी फाउंडेशन जिस बिल्डिंग की खराब है वो बिल्डिंग खराब ही रहेगी। डॉक्टर साहब 0 to 6 चलो आपने बच्चे की डाइट बताई, बट उसकी मदर को क्या डाइट रखनी चाहिए? देखो, मदर की डाइट में हम यूजुअली जो मदर्स को गाइड करते हैं कि जो खाना चाहे खा सकते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा मिथ है और शायद कंट्रोवर्सी भी हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्ग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके मन में कुछ चीजें हैं कि ये नहीं खाना, इस चीज से हल्दी खाने से बच्चे को जॉन्डिस होगा, एक बहुत कॉमन मिथ है जी जी। माँ के कुछ खाने से बच्चे को गैस हो जाएगी जी, है ना। तो ये एक कॉमन मिथ्स हैं जो हमारी मदर्स को बेचारों को फेस करने पड़ते हैं जी जी। बट आई थिंक उसका जो फैक्ट है वो ये है कि मदर्स कैन ईट एनीथिंग व्हाट दे लाइक। लिक्विड इंटेक अच्छा होना चाहिए, ओके, पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए, वाटर जूसेस, हाँ, तो आप उनको नॉर्मल वाटर हो गया, फ्रेश जूसेस हो गए, नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया जी, ऐसी चीजें जो है ना जो मदर को हाइड्रेट रखें। तो कोशिश करनी है वो 3-4 लीटर कम से कम दिन में मदर पिए। तो अगर मदर फूड अच्छा खाती है, लाइट फूड, गुड फूड विद लॉट्स ऑफ लिक्विड्स, तो उसकी फीडिंग अच्छी होनी है जी। साथ में एडिक्वेट स्लीप। बहुत सारी मदर्स हमारी बेचारी ना नींद ही पूरी नहीं होती जी, कि नींद ही पूरी नहीं होती है ना। बिल्कुल। तो आपके तो घर में भी है रिसेंटली है ना, बिल्कुल, तो नींद ही पूरी नहीं होती जी। तो अगर नींद पूरी नहीं होगी ना तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से जो हार्मोन्स रिलीज होने हैं वो रिलीज नहीं होंगे। मैंने देखा है अपनी सिस्टर को, वो भी क्रैंकी हो जाती है जब उसकी स्लीप पूरी नहीं होती क्योंकि बेबी अभी छोटा है। हम मुझे लगता है कि आप अगर इसमें फैमिली सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है जी जी। तो आपके हस्बैंड की सपोर्ट, आसपास की फैमिली की सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल, क्योंकि मदर को कभी भी एट ए स्ट्रेच 6-8 घंटे सोने के नहीं मिलने वाले हैं जी। तो उसको अपनी स्लीप को डिवाइड करना पड़ता है कि आप दिन में थोड़ा टाइम रेस्ट कीजिए जब बच्चा रेस्ट कर रहा है, रात को थोड़ा टाइम 3-4 घंटे, 2-3 घंटे 4 घंटे दिन में, 2-3-4 घंटे रात को, तो 6 to 8 आवर्स की स्लीप जो है वो मदर साइकिल पूरा कर लें। बिल्कुल। अगर स्लीप नहीं होगी तो फीड भी नहीं होगा, ओके। अगर मदर स्ट्रेस्ड आउट होगी तो फीड भी नहीं होगा, उसके आसपास का माहौल पॉजिटिव नहीं होगा तो फीडिंग कम होगा। बेबी के साथ साथ मदर का भी उससे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, तभी एक अच्छा साइकिल बन पाएगा। तो मदर का आसपास का कैसा माहौल है, कितने लोग सपोर्टिव हैं उसके लिए जी। अगर आप उसके आसपास के जो लोग हैं वही उसको बोलते रहेंगे कि दूध तो आता ही नहीं, दूध तो आ ही नहीं रहा, आएगा भी नहीं, इसको भी नहीं आया था, उसको भी नहीं आया था जी, कंपैरिजन चलना, वो नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, आपके जो हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है जी। इवेंचुअली आपकी मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाती है जी। यही अगर मदर रिलैक्स्ड हो, एडिक्वेट स्लीप हो, थोड़ी योगा करे, लाइट एक्सरसाइज करे, थोड़ा हाइड्रेशन का ध्यान रखे, म्यूजिक सुने जी, है ना, रिलैक्स्ड रहे, पूजा पाठ करे, बच्चे के साथ पॉजिटिव थॉट्स हों, आसपास के लोग पॉजिटिव हों कि नहीं नहीं मैंने भी फीड कराया था, तुम भी फीड कराओ, सब फीड कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एनकरेज करना चाहिए तो ऑटोमेटिकली फीड आएगा जी। जब फीड आएगा तो वो बच्चे के लिए एक वरदान है एक तरीके से। बिल्कुल। 6 मंथ्स तक के बच्चों की हमने बात कर ली जी। यही बच्चे जब 6 मंथ से बड़े होना शुरू होते हैं जी, तो एक चीज स्टार्ट होती है डाइट में, हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यस। पहले जमाने में इसको हम बोलते थे वीनिंग का मतलब होता था कि उसको लोग मिस इंटरप्रेट करते थे कि अब दूध माँ का बंद करना है जी और खाना शुरू करना है, ओके।
तो ये गाइडलाइंस चेंज हुई, टर्मिनोलॉजी चेंज की गई, इसको बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जिसका मतलब है कि जो चल रहा है माँ का दूध उसके साथ ऐड ऑन। यस, सो जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, उसके साथ हमने ऐड करना है जी। तो माँ का दूध बंद नहीं करना है, उसके साथ ऐड करना है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वाला फेज है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल फेज है कि अगले 4-5 साल या 6-7 साल तक आपका बच्चा कैसा खाना खाएगा, वो अच्छा खाना खाएगा, बुरा खाना खाएगा, नहीं खाएगा, जिद्दी बनेगा, फूड पिकी ईटर बनेगा, फसी ईटर बनेगा जी। ये वाला जो फेज है ना 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, ये डिसाइड करेगा। तो मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास 1.5 साल की उम्र पे, 2 साल की उम्र पे, 3 साल की उम्र पे आते हैं, खाता ही नहीं जी। आप जो मर्जी कर लो, कॉमन क्वेश्चन है उनका भी ये। 10 में से 9 लोग यही क्वेश्चन करें, शायद 10 ही होंगे, यही प्रॉब्लम से आते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता। और जब हम बोलते हैं कि आपने 6 महीने में कैसे, और कॉमनली पहले सब खाता था, अब खाना छोड़ दिया, पहले सब खाता था, कहीं ना कहीं हमने वो रिलैक्सेशन दी। जी। आप एक 3 साल के बच्चे को आज की डेट में एक कोला दे के देखो, या एक चॉकलेट दे के देखो, या एक चिप्स दे के देखो, और एक रोटी दे के देखो जी, आप खुद देखेंगे बच्चा क्या खाएगा। ठीक है, ऑब्वियस है वो प्रिजर्वेटिव्स को पहले चूज करेगा। मैं सबको यही बोलता हूँ जो बोलते हैं ना कि बच्चा मेरा चॉकलेट खा रहा है, चिप्स खा रहा है जी, मैं उनको बोलता हूँ इसने पहली बार कब कैसे खाया, आपने दिया होगा तो किसने लाके दिया उसको, पेरेंट्स वो बच्चा तो जा नहीं सकता ना जी, तो घर में से ही किसी ने लाके दिया। इनफैक्ट 1.5 साल पे का बच्चा भी या 2 साल का बच्चा भी अगर वो आज की डेट में भी कुछ जंक फूड खा रहा है या चॉकलेट खा रहा है या कुछ, या 4 साल का 5 साल का बच्चा, तो वो आप ही दे रहे हो उसको लाके, वो खुद मार्केट जाके या बाजार जाके खरीद नहीं पा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं बच्चे की डाइट खराब करने में। अगर हम 6 महीने से ही बच्चे को प्रॉपर एक अच्छी डॉक्टर की सलाह लेके जी, अच्छी वीनिंग प्रैक्टिसेस देते, अच्छी कॉम्प्लीमेंट्री फूड की प्रैक्टिसेस देते, जहाँ पे हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसमें जहाँ पे उसके कार्बोहाइड्रेट्स का ध्यान रखा जाए, उसके प्रोटीन्स का ध्यान रखा जाए, दाल कैसे देनी है, खिचड़ी कैसे बनानी है, देसी घी दे सकते हैं हम, मिलेट्स जो होते हैं जैसे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, सूजी देनी है, ये चीज़ें कैसे देनी है, फ्रूट्स कैसे देने हैं, वेजिटेबल्स कैसे देनी है, की पेस्ट बना के दे दो, बिल्कुल। तो कैसे उसको धीरे धीरे गाढ़ा करते जाना है खाने को, और कितने कितने इंटरवल्स पे हमें उसको खाना देना है जी। ये अगर हम फॉलो, अच्छा बहुत सारे लोग दूध में बिस्किट डाल के बच्चों को खिलाते हैं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो आप देखोगे 90% पेरेंट्स या मदर्स आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि दूध में बिस्किट डाल के बच्चे को खिला रहे हैं एक टाइम पे, ये बिल्कुल रबिश। फिर उसका टेस्ट बड ही ऐसा बन जाएगा, फिर वो हर बार वही चीज ना, तो वो न्यूट्रिशनल है जी, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं, शुगर इंटेक ज्यादा, शुगर इंटेक बहुत ज्यादा है, आप प्रिजर्वेटिव्स है, बाहर की चीज बना के दे रहे हो। अच्छा बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम ना जी बिस्किट खुद बनवाते हैं, हमारे घर में बिस्किट बनते हैं, उसमें तो कोई इंग्रेडिएंट्स की मात्रा ही नहीं होगी, फिर आपको पता ही नहीं है कितना कार्बोहाइड्रेट दे रहे हो, कितना प्रोटीन दे रहे हो, कितना फैट दे रहे हो। और आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों का कहना है कि पहले ज़माने में भी तो करते थे, और मैं उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, जो करते थे गलत नहीं करते थे, लेकिन एज एंड व्हेन हमने एडवांस किया, साइंस ने तरक्की की, हमें पता लगा कि नहीं, देखो हमारी गाड़ियां भी तो बढ़ गई ना जी, पहले गाड़ियां आती थी सिंपल, बिल्कुल, फिर हम आजकल लेने जाते हैं तो इतने फीचर्स आ गए हैं, क्यों? क्योंकि हमने तरक्की की है, हमने देखा है कि ये चीज़ें करने से हमें फायदा होता है, हमें कंफर्ट मिलता है, बिल्कुल। वैसे ही अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में भी साइंस ने तरक्की की है, हमें पता लगा है कि कुछ प्रैक्टिसेस जो हमारी थी वो ठीक नहीं थी, उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसमें से एक मेजर कल्प्रिट है दूध। हम दूध के ऊपर आज इसलिए इंपॉर्टेंट एम्फसाइज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स दूध को लेके पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वो होते हैं कि दूध तो पिलाना ही पिलाना है बच्चे को, खाना खिलाएं ना खिलाएं, दूध तो पीना ही पीना है। लैक्टोज टॉलरेंट कितना है, इतना दूध पिला रहे हैं बच्चों को, और वो दूध मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए मिल्क एटलीस्ट 1 साल के बाद बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आफ्टर 1 year ऑफ एज मिल्क इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर बच्चों के लिए। हाँ, तो ये जागरूकता या अवेयरनेस होनी कि 1 साल के बाद बच्चों के लिए दूध इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसकी क्वांटिटी को कम करना है। वो हम तभी कर पाएंगे अगर हम 6 महीने से लेके 1 साल में
प्रॉपर फूड की जो गाइडेंस मिलती है उसको उस तरीके से फॉलो करते हुए ग्रेजुअली धीरे 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 हम दूध को कम करेंगे। माँ का दूध पिला सकते हैं, जी माँ का दूध पिला सकते हैं, माँ के दूध की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो ऊपर से लोग दूध पिलाना शुरू कर देते हैं कि माँ का दूध, तो हाँ, क्योंकि होता क्या है कि 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं बच्चे की डिमांड बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, तो लोग उस माँ के दूध से खाली से पेट नहीं भरता है, तो उस टाइम खाना बढ़ाने की बजाय लोग बाहर का दूध ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप दूध ऐड करते हो वो बच्चा एडिक्ट हो जाता है उस दूध को, और दूध के इतनी स्टडीज और इतनी जगह प्रूफ हो चुका है अब कि दूध के आने वाले टाइम में इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि हमें दूध जितना हो सके एटलीस्ट ये जो गाय भैंस का दूध है हमें ये बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इनफैक्ट अडल्ट्स को भी नहीं पीना चाहिए दूध, बिल्कुल मिनिमल, जितना कम से कम पी सको उतना कम। और आप देखोगे कि हमारे देश में स्पेशली ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, है ना, इन जिलों में दूध की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बिल्कुल। आप थोड़ा सदर्न इंडिया में जाओगे आपको दूध की कंजम्पशन उतनी नहीं, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लोग लैक्टोज टॉलरेंट भी ज़्यादा नहीं है, हमारे नॉर्थ इंडियन ज़्यादा है। हम इसीलिए हम खाते दूध बहुत ज़्यादा, जोर ही पूरा दूध पे होता है। और मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि दूध अपने बच्चे को आप ये मत, अगर आप केवल दूध पिला रहे हो 1 साल के बच्चे को और थोड़ा सा खाना खिला रहे हो और आपके बच्चे का वेट ठीक है, सब ठीक है, तो भी खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इतनी बड़ा जो है ना गलती कर चुके हो ना आप, कि आपका बच्चा, यही बच्चा एक तो 5 साल तक अब खाना नहीं खाने वाला, क्योंकि ये जिद्दी हो जाएगा, इसको दूध का टेस्ट बैठ चुका है, ये दूध ही पिएगा, इसके गट के जो माइक्रोबायोम्स हैं या जो बैक्टीरियाज हैं वो सारे खराब हो चुके हैं, तो ये इसको आयरन की कमी हो जाएगी, आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत इससे रिलेटेड, बिल्कुल बहुत मेजर इशू है जो कॉन्स्टिपेशन आजकल बच्चों में बहुत मेजर इशू है। आप अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करें, डाइटरी रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन इज द मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, और उनको हमें बोलना पड़ता है कि दूध बंद करो इसका। तो अगर आप दूध बंद नहीं करोगे, पानी ना पिला के लोग दूध पिलाते रहते हैं जी। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पानी पिलाओ बच्चे को, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूध को कम करोगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदर फीडिंग करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर से दूध पिलाना बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए। 1 साल के बाद 200-250 ml से ऊपर दूध बच्चे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये काफ़ी लापरवाहियाँ हैं जो आजकल पेरेंट्स कर रहे हैं, बट आप तो डेली बेसिस पे फेस करते होंगे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लापरवाही वाले केसेस आते हैं? देखो, लापरवाही ना कहीं जैसे हमने पहले बात की सेंसिटिव पेरेंटिंग जी कि जहाँ तो हमें सेंसिटिव होना चाहिए वहाँ हो नहीं रहे। तो लापरवाही कहाँ कर जाते हैं कि आपके बच्चे को कॉमनली हम जो देखते हैं ना, फ़ोन आता है आपको कि इसको ना 3 दिन से बुखार चल रहा है, और रात को 9 बजे हम किसी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं कि, या 10 बजे अप्रोच करते हैं कि अब तो बुखार 103 हो गया, 104 हो गया, अब क्या करें बताओ। और कई बार इमरजेंसी में ऐसे बच्चे सीजर्स थ्रो करके, यानी फिट्स थ्रो करके, है ना, बच्चों को फिट्स हो जाते हैं तेज बुखार से, तो फिट्स थ्रो करके आते हैं इमरजेंसी में। कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि खांसी जुकाम बच्चे को लगा है, 4-5 दिन से चल रहा है जी, और घर पे पेरेंट्स हैं या घर पे जो केयर टेकर्स हैं उतना ज़्यादा नहीं ध्यान दे रहे हैं, और उनको लगता है कि थोड़ा ही है। सडनली एक दिन वो इतना बढ़ जाता है और वर्सन हो जाता है कि वही बच्चे सांस लेने की तकलीफ से आते हैं, और कई बच्चे वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जब फर्स्ट टाइम आपको लगे कि आपके बच्चे के शरीर में कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ डिफरेंस हुआ है, इमरजेंसी को छोड़ दो, उसमें तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, लेकिन जब भी ऐसा लगे आपको ज़रूर अपने नियरेस्ट, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि हम शहर में नहीं हैं, हम बाहर हैं जी, अब हमें दवाई बता दीजिए जी। इनिशियली शायद हम लोग भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि एक इमरजेंसी हेल्प दे दें, लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि बच्चा 6 महीने का बच्चा है, वो बीमार है, या 3 महीने का बच्चा है बीमार है, सबको मैं क्लियरली बोलता हूँ कि आप जिस शहर में हो उसी शहर में लोकल डॉक्टर को चेक कराओ। अगर आसपास कोई प्राइवेट डॉक्टर नहीं है, आसपास डिस्पेंसरी तो है ना, आप डिस्पेंसरी में जाके चेक कराओ। डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है, खुद की डॉक्टरी करने की बजाय। तो ये नहीं करना, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गया, फीवर हो गया, ये एक, या लूज मोशन हो गए, 3 दिन से बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा बच्चे को ड्रॉपर से दे रहे हैं, बच्चा लूज मोशन कर रहा है, उल्टी कर रहा है, और सडनली बच्चा सुस्त हो जाता है, और फिर एकदम से पानी की कमी होके बच्चा हमारे पास इमरजेंसी में आता है। तो ये रूटीन में हम चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे हमें लगता है कि ये 3 दिन से क्यों नहीं किया गया। फिर आप पेरेंट्स को कुछ कहते नहीं? डेफिनेटली बोलते हैं,
हम पेरेंट्स को बोलते हैं, आई थिंक वो होता है ना कि जब एक बार आपके साथ बीतती है तभी आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हो, उसके बिना नहीं समझते हो। तो जिनके साथ तो ऐसा हो जाता है वो तो फिर अगली बार से बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिन्होंने ऐसा नहीं देखा है या नहीं सुना है वो फिर भी रिलैक्स्ड रहते हैं, लापरवाह रहते हैं। कई बार पेरेंट्स आर्ग्यू करते हैं, डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट तो आप शायद रोज का एक हो गया है वो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें हमारे सोशल मीडिया भी इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व हैं जी, कि वो इतना नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया जाता है मेडिकल केयर का कि लोगों को, और कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा हाईली इन्वॉल्व होते हैं जी बच्चों के मामले में, क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते हैं जी। और यूजुअली बच्चे जब भी हॉस्पिटल क्राई कर रहे हैं, बच्चा बहुत इरिटेबल है, रो रहा है, तो अपने रोते हुए बच्चे को बहुत सारे लोग नहीं देख पाते जी। तो उस टाइम पे वो आर्ग्यूमेंट हो जाती है, कई बार हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि एज डॉक्टर्स हमारे को प्राइमरीली ये होता है कि मेरे को इसको बचाना है किसी भी तरीके से, मुझे इसको सही करना है किसी भी तरीके से, लेकिन पेशेंट को कहीं ना कहीं दिमाग में एक ऑल्टरनेटिव शक पैदा हो जाता है कि ये पता नहीं, शायद इतना तो था नहीं, पहले तो हुआ नहीं जी, ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। उस चीज़ में एक आर्ग्यूमेंटेटिवनेस हो जाती है, फेज ऐसा हो जाता है। बिल्कुल। तो देखो वो हर एक प्रोफेशन में होता है वो जी, है ना। अगर आप भी देखोगे तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ जी, एक सब्जी वाले से सब्जी लेने के लिए भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है ना। बिल्कुल। तो आर्ग्यूमेंट इज देयर इन एवरी फील्ड, पर अगर यहाँ पे लाइफ इन्वॉल्व है तो मुझे लगता है कि वो आर्ग्यूमेंट करने की बजाय अगर हम जिस सेंसिटिवनेस को समझे जाए, अगर हम जिस स्टेज पे पहुंचे हैं जी, हम उनको अपने डॉक्टर्स को ये कॉन्फिडेंस दें कि डॉक्टर साहब यहाँ सर आप जो करना चाहते हैं आप एक बार बच्चे को ठीक कीजिए जी, आपको बाद में देखेंगे क्या हो रहा है, उस बीमारी को समझना है, क्या हुआ कैसे हुआ, वो मैटर बात का है जी, वो मैटर उस टाइम का नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ना वहीं पे आर्ग्यूमेंट करना शुरू करते हैं, इनफैक्ट इमरजेंसी में आर्ग्यूमेंट चल रही है। एक वाकया मैंने खुद ये चीज़ देखी, चंडीगढ़ के कॉफ़ी शॉप में मैं बैठा, मैं अपना काम कर रहा था, मेरे साथ आके एक कपल बैठा, उन कपल के साथ एक छोटी 3 या 4 साल की बच्ची थी। तो वो पेरेंट्स ने अपने लिए फूड ऑर्डर किया और बच्ची ने कहा कि मम्मी पापा मुझे कॉफ़ी चाहिए। बिल्कुल। और उनके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा नहीं कॉफ़ी नहीं मिलेगी। उसने जिद करी और उसके लिए कॉफ़ी आई। फिर मेरे माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करी कि इस कॉफ़ी शॉप पे शॉट वाली कॉफ़ी मिलती है, उसमें एक सिंगल शॉट तो डला ही होगा, और वही कॉफ़ी का एक छोटा सा कप उस बच्ची को दिया गया। हम जब कॉफ़ी पीते हैं हमारा कितनी तेज कैफीन से हमारा ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, हमें एनर्जी आ जाती है। क्या ये बच्चों के लिए ठीक है कॉफ़ी? बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं। दैट मीन्स फिर पेरेंट्स को जिद के आगे झुकना पड़ा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो जिद्दी किसने बनाया उसको? हमने बनाया। जहाँ पे हमने पेरेंटिंग की बात की, वो ऐसा बच्चा क्यों बना? हर बच्चा जब पैदा होता है उसको केवल एक ही चीज़ पता है, मैंने माँ का दूध पीना है जी, इसके अलावा उसको कुछ नहीं पता है। 6 महीने के बाद हमने अपने बच्चे को खाना दिया, हमने अपने बच्चे को बाहर की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया, और जो किया हमने किया जी। अब वही बच्चा अगर आज जिद कर रहा है तो हम कहते हैं हमारी बात नहीं मान रहा। पहली बार किसने किया था ये? हमने शुरू करवाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी बेटी अब 6.5-7 साल की हो जाएगी, उसने आज तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पी। रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। उसने आज तक कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, उसको पता ही नहीं है। अगर कभी हर घर में होता है, हर परिवार में होता है, कोई गेस्ट भी आ रहा है, आप किसी को कुछ दे भी रहे हैं, ऐसा कुछ हम यूजुअली ट्राई करते हैं कि हम अपने घर में शरबत का इस्तेमाल ज़्यादा करें कोल्ड ड्रिंक की बजाय जी। बट कभी फिर भी कहीं ज़रूरत पड़े या कहीं बाहर हो, कहीं कुछ करना पड़े, उस सिचुएशन में जो फिज ड्रिंक्स हैं, जो कोलाज हैं, हमने आज तक उसको, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कैसी है कार्बोनेटेड वाटर, उसको पता ही नहीं है कि है क्या चीज़ है। बाकी बच्चों को पीते हुए देखती है जी, तो कभी जिद भी करती है कि मेरे को भी पीना है। पर आप ये बात सोचो कि क्योंकि उसने आज तक कभी पी नहीं थी, उसको वो अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट में वो इंट्रोड्यूस नहीं की गई चीज़ जी, तो वो जब पीती है ना तो उसको अजीब लगता है कि ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने उसका माइंडसेट बना दिया, हमने उसको एक्सप्लोर करने दिया जी। जब उसने जिद किया कि मुझे भी टेस्ट करना है, तो उसको डांटना या उसको किसी भी चीज़ के लिए रेप्रीमांड करना वो गलत है। उस सिचुएशन को टैकल किया। हाँ, उसको हमने बोला कि तुम टेस्ट करो, क्या प्रॉब्लम है। उसने टेस्ट किया, जब उसने टेस्ट किया तो उसको, क्योंकि उसको टेस्ट ही नहीं था उस चीज़ का, तो उसके लिए तो बहुत ही अजीब सी चीज़ थी, कहती है तो अच्छा ही नहीं है। ऑटोमेटिकली तो उसमें भी थी, ऑटोमेटिकली उसने नहीं पिया। बट उसने बिल्कुल अच्छा, और एक चीज़, पिज्ज़ास, बर्गर्स जी, ऐसी चीज़ों से हमने उसको दूर रखा। तो आज की डेट में अगर हम कहीं किसी बाहर जाते हैं या किसी के घर जाते हैं या कहीं ऐसे तो आई एम वेरी प्राउड टू से कि वो घर से खाना खा के जाती है या अपना खाना साथ लेके जाती है, विच मीन्स घर के रोटी सब्जी
जो घर में बना है टिफिन साथ में जाता वो साथ में जाता है। वहाँ जाके बच्चों को देख के एक जिद आनी कि मेरे को ये करना है, हम उसको मना नहीं करते, हम कहते हैं तू एक्सप्लोर करो। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनी। हाँ, उसने एक्सप्लोर किया, वंस उसने एक्सप्लोर किया, उसको उस चीज़ का टेस्ट नहीं था, उसको बढ़ाया नहीं। उसके सामने एक पिज्ज़ा रखा जाए और एक रोटी रखी जाए, शी विल ईट रोटी, बिकॉज उसको ट्रेनिंग ही वैसी मिली है कि उसको पता है कि मेरे को शुरू से ये खाया मैंने और यही मेरी टेस्ट को अच्छा लगता है। दिस इज हाउ पेरेंटिंग शुड बी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आपने अगर हम ही इंट्रोड्यूस करते हैं जी, गलती हमारी है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे बच्चों को उस चीज़ से, ऑटोमेटिकली वो बच्चे उस तरफ जाएंगे ही नहीं। आपको मैं बताता हूँ, हम कभी विदेश में ट्रैवल करते हैं तो शायद हमें दिक्कत आती है इस चीज़ को लेके, क्योंकि वो इतनी बड़ी फैन है रोटी सब्जी दाल चावल की कि वो विदेश जाके भी उसको वही चाहिए। और बहुत जगह हाँ, तो बहुत जगह हम फंस जाते हैं कि अब क्या खिलाएं, है ना। तो ये हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती है। जब हम कभी विदेश ट्रैवल करते हैं तो दिक्कत आती है। ऑल्दो आजकल हर कंट्री में इंडियन खाना इजीली अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो घर का जो खाना है ना, आप उसको एक रोटी दे दो बाहर की पराठा बना के और घर में एक रोटी दे दो उसको, वो घर की रोटी खाएगी, बाहर की नहीं खाएगी। बच्चों की डाइट में एक वेज नॉन वेज का भी इशू है। आई थिंक उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि देखो इसमें ना रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। उसको अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली आप नॉन वेज दे सकते हैं बच्चों को जी। अगर रिलीजियसली आपका कोई ऐसा कुछ सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है तो आप वेज नॉन वेज के इनफैक्ट चिकन के क्लियर सूप्स वगैरह आप 7-8 महीने के बच्चे को भी दे सकते हो। तो क्लियर सूप्स का इंट्रोडक्शन आप जल्दी कर सकते हो। पीसेस जो होते हैं जी, जब तक बच्चा अच्छे से च्यू ना कर पाए तब तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जस्ट क्लियर सूप दे। यस, सो क्लियर सूप्स ग्रेजुअली आप उसमें ग्रेट करके डाल सकते हो चिकन को या एग को, और ग्रेजुअली यू कैन शिफ्ट टू पीसेस। जब बच्चा चबाने लग जाए, अच्छे से स्वॉलो करने लग जाए, फिर उसको पीसेस देने चाहिए। और सिमिलरली एग भी है, तो अंडा बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। तो जिन घरों में मुझे लगता है कि ऐसा कुछ सेंटिमेंटल वाला पार्ट नहीं है, डेफिनेटली अपने बच्चे को एग देना चाहिए। दिन में कोशिश करो 1 अंडा जरूर खिलाओ अपने बच्चे को। कोई सर्दी नहीं लगती, कोई गर्मी नहीं का फंडा नहीं है, आप डेफिनेटली बच्चे को 1 अंडा जरूर जैसे कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, सर्दी हो या गर्मी तब भी आप रोज अंडे खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गर्म सर्द वाला कंसेप्ट नहीं है। एग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर आप दे सकते हैं अपने बच्चे को डेफिनेटली खिलाइए। फिश खिला सकते हैं, डेफिनेटली खिलाइए। सो जो नॉन वेजिटेरियन फूड है या जो डेफिनेटली उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, कुकिंग भी उस स्टाइल से होनी चाहिए, घर में बना के दीजिए जी, ये इंपॉर्टेंट, घर वाला। हाँ, ये नहीं करना कि बाहर से लाके खिला रहे हैं बच्चों को, घर में बना के खिलाइए बच्चे को, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरीके का मर्जी बना के खिलाइए। चिकन ब्रॉथ दीजिए जी, आप अंडे घर में उबाल के बच्चों को खिलाइए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज मेरे दिमाग में बार बार स्ट्राइक कर रही है, रिसेंटली आपको भी पता है घर में अभी एक बेबी है छोटा, तो ये चीज मैं देखता हूँ, डायपर वर्सेस लंगोट। ये तो आपने फंसा दिया। इसका बताइए, क्योंकि बहुत सारी ये कंफ्यूजन चलती रहती है, क्योंकि बच्चे को 24/7 डायपर में रखना या बच्चे को थोड़ा खुला छोड़ना, ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। मैंने काफी यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी, काफी मदर्स को भी ये चीजें डिस्कस करते हुए देखा, तो इसका ये फंडा क्या है? देखो, इसमें मैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खड़ा हूँ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वोट पड़ गई उनकी एक। हाँ, मुझे लगता है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे, लंगोट का इस्तेमाल करते थे, या वो ज़्यादा बेटर था। डायपर्स हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाए गए थे जी। जब हम लोग छोटे थे या आप भी छोटे थे, डायपर्स वर नॉट इजीली अवेलेबल, है ना। तो कोई कभी बहुत इमरजेंसी हुई, ऐसा कुछ हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज बचपन में हम लोगों को लंगोट ही पहनाए जाते थे। और उससे जो हाइजीन क्लियर रहता था नीचे, हमारे जो नीचे का एरिया है, यूरिन का एरिया है, पॉटी का एरिया है, उसका हाइजीन इतना अच्छा रहता था कि कुछ मेजर इश्यूज नहीं आते थे। डायपर बनाया गया हमारी कन्वीनियंस के लिए कि बार बार हमें वो धोना ना पड़े लंगोट को, हमें बार बार बच्चे को गीला ना हो जाए बच्चा, और कुछ अगर गीला हो तो वो अब्जॉर्ब हो जाए जो भी गीलापन है। इन चीज़ों के लिए डायपर बनाया गया। पर वो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि हमने उसको इतना ज्यादा अपनी लाइफ में उसको कर दिया, अपनी कन्वीनियंस के साथ पार्ट ऑफ लाइफ बना दिया। आजकल आप हॉस्पिटल से बाहर बिना डायपर के नहीं निकलते हैं पैदा होने के बाद। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली, जैसे हमने बात की, साइंस एडवांस हुई है, हमारे पास एक कन्वीनियंस आई है, ये हमारी कन्वीनियंस है जी, इस्तेमाल करो लेकिन बहुत ही सावधानी से जी।
अगर इस्तेमाल कर रहे हो डेफिनेटली दिन के टाइम पे कोशिश करो आप बच्चे को डायपर फ्री रखो, क्योंकि दिन में आप लोग अवेक हो, आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हो। बच्चे को ओपननेस की फीलिंग आनी चाहिए जी। सारा टाइम। आप खुद को इमेजिन करो, टाइट नहीं रह सकते आप खुद को, मैं कहता हूँ बच्चा भी तो एक इंसान है ना जी। आप खुद को इमेजिन करो कि हमें एक डायपर पहना दो और सारा दिन इसमें बंद रहना है। बिल्कुल रह सकते हैं, और जब वो गीला हो जाएगा वो हैवी हो जाएगा। हाँ, हम रह सकते हैं क्या? और एक चीज मैं आपसे मिसिंग कर देता हूँ कि आप बता नहीं सकते कि आपका डायपर गीला है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चा तो बिल्कुल आप केवल रो सकते हो। तो सोचो कैसी फीलिंग होगी उस बच्चे के लिए कि मेरे को बंद कर दिया और अब मैं बोल तो सकता नहीं हूँ, तो सिर्फ रो सकता हूँ। रोने के लिए घर वालों को लगता है भूख लग रही होगी या कुछ कहीं दर्द हो रही होगी या कुछ और होगा, तो नीचे रैशेज मेरे कैसे हो रहे हैं, मुझे एलर्जीज हो रही हैं, डायपर वाले एरिया पे मुझे रैशेज हो रहे हैं, वो कितने बच्चों को बहुत प्रॉब्लम। तो डायपर सेफ है एक हद तक, आप उसको 24/7 यूज मत कीजिए। जैसे आपने कहा ना कि मैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खड़ा हूँ इस मामले में, ये वाकया कहाँ से शुरू हुआ? आज से 1 साल पहले मेरे फ्रेंड के सेकंड बेबी हुआ, तो मैं हॉस्पिटल में मिलने गया, तो मेरे फ्रेंड के मदर भी वहाँ पे थे, उनकी वाइफ भी वहाँ पे थे, तो ऐसी बातें चली डायपर को लेके। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसको कहती हूँ कि बच्चे को खुला छोड़, हमने भी तो बच्चे पैदा किए, हमने भी तो पाले हैं, आजकल तो 24/7 आप डायपर चढ़ाए रखते हो बच्चे के। मैं उस टाइम मैंने भी यही थॉट लेगा, आंटी आई एम विद यू, आप अच्छा कह रहे हो। अगर मैं उसकी जगह होता, बेबी की जगह, अगर मैं बोल पाता तो मैं कहता भाई मेरे को आजाद करवाओ। बिल्कुल, मैं भी वही कहता हूँ, एक खुलेपन की जो फीलिंग है ना आप, और हमारी ट्रॉपिकल कंट्री है, यानी कि ठीक है सर्दियों में थोड़ा सा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो वेदर है ना वो प्लेजेंट वेदर है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि बच्चे को ठंड लग जाएगी कुछ हो जाएगा। सर्दियों में डेफिनेटली यस, आप रूम को कोजी रखो, बच्चे को खुला छोड़ो, दिन के टाइम बच्चे को खुला छोड़ो, उसको लाते मारने दो, उसको खेलने दो, है ना, तो जो उसको प्ले करना है, रिलैक्स्ड फीलिंग जो है ना एक खुलेपन की, वो दूसरा स्किन की प्रॉब्लम से आप बच जाओगे, ना तो स्किन में कोई रैशेज होंगे, ना बच्चे को जलन होगी, ना बच्चे को दवाइयाँ लगानी पड़ेंगी, सिंपल नारियल का तेल लगाओ और बच्चे को खुला छोड़ो। जहाँ कहीं मजबूरी हो वहाँ इस्तेमाल करो, पर कॉशियसली इस्तेमाल करो। जहाँ यूज़ कर रहे हो हर 1-1.5-2 घंटे में डायपर को खोलो, अगर वो डायपर गीला है उसको चेंज कर दो जी। तो वेरी क्लियर, ये बड़ा, अगर यूज़ करना है तो सेफ्टी से यूज़ करो, उसको हर 1.5-2 घंटे में चेक करो, खुला है चेंज इट, नहीं तो 24 घंटे 12 घंटे मत लगा के रखो। अगर बच्चे ने स्टूल किया है तो चेंज होना ही होना है, पॉटी किया है, अगर बच्चे ने यूरिन पास किया है जी, तो जब भी आपने देखा वो गीला है प्लीज चेंज इट। डोंट वेट कि वो लाइन नीली होगी ऐसा कुछ होगा, उसका इंतजार मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार यूरिन आगे को वो गिर जाता है या लड़कियों में पीछे को गिर जाता है और वो लाइन आधी पीली होती है, हमने फ्रंट से देखी तो नीली थी, पीछे से देखी तो पीली थी, कंफ्यूजन में ही लोग रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। हम एक तरफ बात करते हैं कि कि पेरेंटिंग मुश्किल हो गई है, मुश्किल ये हम खुद बढ़ा रहे हैं अपने लिए। आज की डेट में एक अच्छी क्वालिटी का डायपर 14-15 रुपए का आता है जी। तो अगर एक बच्चा एक दिन में 10 बार या 8 बार हम उसको डायपर चेंज कर रहे हैं 10 बार, उसके अलावा स्टूल पे तो हर 40 पे चेंज होना है, 150-200 रुपए का फिर उसका स्टूल और यूरिन। आपने ये मैं आपको तब बता रहा हूँ 15 रुपए का एक एवरेज डायपर है जी। जो प्रीमियम डायपर्स हैं वो 20-20 22-22 रुपए के हैं एक डायपर जी। तो आप सोचिए दिन में 400-500 रुपए का 300-400 रुपए का खर्चा तो हमारा डायपर का है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर आप 30 दिन लेके चलो तो 10,000 रुपए के तो डायपर लगा दिया। घर का राशन इज इक्वल टू डायपर्स। तो ये हम अपने लिए खर्चा खुद बढ़ा रहे हैं ना। बिल्कुल। और फिर हम कहते हैं पेरेंटिंग मुश्किल है, तो पेरेंटिंग को हम खुद मुश्किल बना रहे हैं जी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कन्वीनियंस चाहिए, तो हम अपना खर्चा बढ़ाते हैं और पेरेंटिंग को मुश्किल बोलते हैं। यही अगर हम वही टाइम जो बच्चों के लिए मिला है, अगर हम वो बच्चों को टाइम दें, आजकल तो मुझे लगता है कि मदर्स के लिए पहले वो 6 मंथ्स हम एक लीव मिलती थी जी, अभी भी मिलती है जी, कि जब मदर बेबी बॉर्न हुआ है 6 महीना बच्चे के साथ आप उसको दूध पिलाइए, घर रहिए। प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट जॉब्स में कई बार ये चीज़ें नहीं होती हैं, बट मैं आई थिंक बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शायद अब एक लॉ बन गया है, इवन प्राइवेट कंपनीज हैव टू गिव मैटरनिटी लीव। आप ये नहीं कर सकते कि, और चलो मैं कहता हूँ कि जो छोटा काम कर रहा है ना, शायद वो कंपनी नहीं है बहुत बड़ी जी, एक दुकान के अंदर है कोई लेडी काम कर रही है ना, वो प्रेग्नेंट है, उसका बेबी हुआ है जी, बहुत बार ऐसा होता है वो बेचारे की नौकरी चली जाती है, तो उसको 1 महीने में 2 महीने में वापस ज्वाइन करना पड़ता है अपना काम। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, आई थिंक
हम सबको इतना कंसिडरेट होना चाहिए कि ये माँ का और बच्चे का जो हक बनता है ना, ये इसको हमें नहीं छीनना। बिल्कुल। तो ये माँ का और बच्चे का हक है, उसको 6 महीने माँ के साथ रहने का पूरा हक है, और ये हमें उसको देना चाहिए जी तो बिल्कुल। इसमें इंसानियत, इसमें ह्यूमैनिटी हमें इस बारे में सोचना दिखानी चाहिए, बिल्कुल हाँ, दिखानी सोचना चाहिए। बच्चा अब अपनी डाइट से भी होके निकल गया, बच्चे का डाइपर भी सेट हो गया, अब बच्चा आ गया अपने वॉकिंग स्टेज पे, वॉकर्स पे। अब आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पे टॉपिक, इज वॉकर इज गुड फॉर किड्स बेबीज, तो ये क्या चक्कर चल रहा है अब? नहीं, वॉकर कभी भी बेबीज के लिए गुड नहीं था, पर पहले शायद उतनी अवेयरनेस नहीं थी, अब थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है जी वॉकर की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल और भी नहीं। इंडियन सिनेरियो में, हिंदुस्तान में शायद बहुत बार पहले बर्थडे आने से पहले आपके घर में वॉकर एक गिफ्ट आता है, एक गिफ्ट आ जाता वो भी नाना नानी या दादू दादी देते हैं। है। तो मेरी उनको अपील है कि वॉकर गिफ्ट मत करो प्लीज़ अपने बच्चों को ना। तो वॉकर जो है बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, वॉकर इनफैक्ट वॉकिंग को डिले कर देता है, डिले करता है वॉकर। बिल्कुल। तो आप इमेजिन करो, मैं बड़ा सिंपल है जी, मैं बताता हूँ। आप ना कभी भी हमें अगर कोई चीज़ सोचनी है ना कि बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा होगा, जी अपने आप को इमेजिन करो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आपको एक ऐसे वॉकर में बिठा दिया है मैंने, आप ही के साइज़ का, और आपको अगले 3 महीने तक ऐसे ही बैठना है और पैर मारना है, वो पैर और भी चलना टेढ़े है, होंगे। और आपको चलना है। पेरेंट्स तो खुश हो रहे हैं कि मेरा हमारा बच्चा चलना शुरू हो गया, लेकिन वो चल नहीं रहा। कहीं ना कहीं जो ये पूरी लेग की मसल्स हैं, काफ की मसल्स हैं, जी पूरी मसल्स को हम वीक कर रहे हैं। इनका काम है खड़े होना और चलना। इनको जब आप एक सपोर्ट दे देते हो तो वो उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए प्रॉपर, वो नहीं होती। जब हम एक सपोर्ट दे रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर। तो अगर आप देखेंगे जो वॉकर्स यूज करने वाले बच्चे हैं ना, जी यही बच्चे जब 1 साल पे या 1.5 साल पे डॉक्टर के पास आते हैं, बोलते हैं कि हमारा बच्चा चलता नहीं है, हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं, बैठ जाता है। उसकी गलती नहीं है जी उसने आज तक ऐसे बैठ के वॉकर में पैर मारना सीखा है। तो जब आप उसको कहते हो चलो, वो बैठता है, और अब नीचे कुछ है नहीं तो ज़मीन पे बैठ जाता है वो। तो हम कहते हैं बच्चा चल ही नहीं रहा है हमारा, भाई हमने सब कुछ किया। आदत गलत लगा दी पहले ही। वॉकर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है वॉकर की। वॉकर्स सेफ्टी वाइज भी बड़े रिस्की हैं, क्योंकि बच्चा जब वॉकर को यूज़ करता है उसमें कोई ऐसी ब्रेक सिस्टम नहीं है, बच्चा किसी भी स्पीड से जा सकता है, नहीं है उसका। और कई बार दरवाज़ा खुला है, बच्चा सीढ़ियों की तरफ चला गया, आपको नहीं पता लगा। तो एक्चुअल में ये चीज़ें इसीलिए नहीं बनाई गई थी, मतलब यहाँ पहले बहुत ज़्यादा वो नहीं होता था, क्योंकि वो सेफ्टी वाइज भी इट इज़ अ कंसर्न। वॉकर पलट भी जाता है बहुत बार, तो सेफ्टी इश्यूज बहुत मेजर है वॉकर के इसके वॉकर के साथ। तो सेफ्टी इशू एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से वॉकर को यूज़ नहीं करना है। और जब भी हम उसको यूज़ करना चाहते हैं वॉकर को, जिनके पास पड़ा है उनके लिए, उसके व्हील्स निकाल दो प्लीज़। ओके उसको स्टैटिक कर दो, स्टैटिक पे ही वो बच्चे को बैठने दो, उसमें खेलने दो, उसको चेयर बना लो, उसको वॉकर मत रहने दो बच्चे को। ये चलने वाली, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग कहेंगे हमने ले लिया, अब क्या करें, अब तो खरीद लिया, बस उसके व्हील उतार दो, आप उसके व्हील निकाल दो, उसको छोड़ दो, बच्चे को बैठ के उसमें खेलने दो। डॉक्टर साहब, आजकल के पेरेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 टिप्स फ्रॉम योर साइड। आई थिंक सबसे पहला जो हम विद इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम बिहेवियर चेंजेस जो बच्चों में आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन स्क्रीन वर्चुअलिटी से दूर रखो प्लीज़। अपने बच्चों को स्क्रीन्स, मोबाइल फ़ोन्स, एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रीन्स जी उनसे दूर रखिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। सो ये दोनों चीज़ें कॉमन है जी, कि आप बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना है और अपना टाइम बच्चे को देना है, खुद भी स्क्रीन से दूर रहना है। बिल्कुल। और सोशलाइजेशन जी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ उस पर फोकस करो। जी डाइट अगेन एक बहुत बड़ा मेजर इशू है कि बच्चों को डाइट में हम इतनी फॉल्टी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं राइट फ्रॉम बर्थ टिल बच्चा बड़ा होता है जी, और फिर हम बच्चे को ब्लेम करते हैं कि हमारा कहना नहीं मानता, अच्छे से खाना नहीं खाता, स्टबर्न है, ये है, वो है। डाइट की प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपका बच्चा डेफिनेटली हेल्दी रहेगा, आगे जाके डेफिनेटली डिजीजेस से बचा रहेगा जी, और बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स जो उसको आ सकती हैं उनसे वो सेफ रहेगा जी। छोटे होते ब्रेस्ट फीड कराओ, जब बच्चा बड़ा होने लगे प्रॉपर डाइट को फॉलो करके आगे लेके जाओ जी। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रिवेंशन में अगर हम बात करें तो वो है इम्यूनाइजेशन।
यानी वैक्सीनेशन। तो आप अपने बच्चों को जितनी डिजीज़ से बचा सकते हैं जी, उतनी डिजीज़ से वैक्सीन लगाइए। ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं। बहुत लोगों को लगता है कि वैक्सीन पहले ज़माने में नहीं लगती थी, अब लग रही आज है, के ये ज़माने हो में गया। वैक्सीन ज़्यादा लग रही हैं, शायद मनी मेकिंग के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। जैसे ऐसा आपने बिल्कुल बताया कि नहीं है। साइंस ने तरक्की करी, पता चला, मेडिकल साइंस ने सर तरक्की करी। कोविड हमारे सामने है, एक टीका हमारे पास नहीं था, तो सारी दुनिया कितनी हिल जाने गई। गई, कितनी जाने गई, कितने लोगों पर परेशान हुए, कितना कुछ हुआ। तो कोविड ने हमें ये सिखाया कि अगर इसका टीका शायद हमें पहले लगा होता तो जिन लोगों ने अपनों को खोया है शायद वो आज ना हमारे खोते। साथ होते। उनको तो ये बात बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए कि आज की डेट में अगर आप अपने बच्चे को किसी बीमारी का टीका लगवाते हो, आने वाले 10, 20, 50 साल में कभी भी वो बीमारी का ऐसे ही कुछ आउटब्रेक होता है जी, तो आपका बच्चा उस चीज़ से बचा रहेगा। बिल्कुल। तो अगर आप अपनी लाइफ को हेल्दी चाहते हो तो अपने बिहेवियर को अच्छा रखो, अपने डाइट को अच्छा रखो, और बच्चों के मामले में इम्यूनाइजेशन या जिसे कहते हैं वैक्सीनेशन, जो बीमारियों के खिलाफ जितनी भी पॉसिबल हैं सबके खिलाफ हमें कोई इसमें डाउट नहीं है कि ये लगवाना है, ये नहीं लगवाना है, ऐसा नहीं है। जी, जितना अवेलेबल है सब लगवाइए। और मैं तो इनफैक्ट लोगों को कई लोगों को लगता है कि बहुत महंगी है, जी, टीके बहुत महंगे हो गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। उनको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आज की डेट में अगर हम एक फ़ोन लेने जाते हैं ना बाजार में, एक सिंपल एप्पल का फ़ोन या कोई भी फ़ोन, 1 लाख रुपए के आसपास वो फ़ोन आता है। बिल्कुल जी। और वही फ़ोन हमारा बच्चे जब उसके हाथ में है, वो बच्चा नीचे फेंक दे और वो टूट जाए तो वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल। और वो फ़ोन हम बच्चे को देते हैं खेलने के लिए, सब कुछ करने के लिए। लाख रुपए के टॉयज हैं। हाँ, यही चीज़ मैं सिंपल कहता हूँ, क्या आप अपने बच्चे को उसकी पूरी लाइफ में, मतलब ये हमने जो भी उसका खर्चा होना है ये एक दिन में नहीं होना जी, इट इज़ लेस देन अ कॉस्ट ऑफ एन फोन। जो वैक्सीनेशन की कॉस्ट है या बच्चे की प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ की कॉस्ट है, जी, प्रिकॉशनरी कॉस्ट है, वो लेस देन अ कॉस्ट ऑफ अ फ़ोन है, और ये ओवर 10 ईयर्स है। तो जो चीज़ हमें ओवर 10 साल करनी है और वो उसको अगले 50, 60, 70 साल तक प्रोटेक्शन देगी उसकी पूरी लाइफ में, और उसकी कॉस्ट एक मियर फ़ोन से भी कम है, जी, तो क्या हम वो नहीं कर सकते अपने बच्चे के लिए? बिल्कुल चाहिए। कुछ भी नहीं है। इट इज़ ये सिर्फ माइंडसेट की बात है कि हम अपने माइंडसेट को किस तरफ लेके जाते हैं। तो आई थिंक ये मेजर एक 2-3 चीज़ें हैं जिनका अगर माँ बाप ध्यान रखें तो उनके बच्चे डेफिनेटली एक्सेल करेंगे लाइफ में, और कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी उनको। डॉक्टर साहब, दैट्स रियली गुड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू। बहुत मजा आया, बट हम दोबारा भी मिलेंगे क्योंकि अभी टॉपिक्स खत्म नहीं हुए। बिल्कुल। ऑलरेडी हमारा टाइमलाइन बहुत ज्यादा हो चुका है, बट हम दोबारा भी मिलेंगे और ज्यादा पेरेंटिंग पे और ज्यादा चाइल्ड की ग्रोथ पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए, आप हमारे पास। थैंक यू।